हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ ये वाला हमारा जो वीडियो है ये हमारे यहाँ पे थर्ड पार्ट होने वाला है पॉलिटी का। इससे पहले हम ऑलरेडी यहाँ पे दो पार्ट्स में ऑलरेडी यहाँ पे डाल चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो मैं पहले आपको ये रिकमेंड करूंगा कि पहले आप वो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आओ, फिर यहाँ पे आप ये वाले क्वेश्चंस पे आओ, ठीक है। और इसी के साथ जो हमारे यहाँ पे जो बाकी सब्जेक्ट्स है उसके भी हमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे पिछले 10 साल के पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए। और एक ही प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी सीक्वेंस वाइज। बस आपका एक ज्योग्राफी का एक पार्ट बस आपका यहाँ पे बचा हुआ है। टोटल 8 पार्ट थे जिसमें से 7 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, बस एक पार्ट आपका यहाँ पे ज्योग्राफी का बचा है। और पॉलिटी का यहाँ पे इसको मिला के 3 पार्ट्स बचे हैं। मतलब इसके बाद आपके 2 और पार्ट्स आएंगे जिसके साथ अब हमारा यहाँ पे सीएपीएफ के पीवाईक्यूज की सीरीज जो होगी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने बाकी सारे पार्ट्स भी नहीं देखे, कोई दूसरे सब्जेक्ट का भी नहीं देखा है, तो एक ही सिंगल प्लेलिस्ट में मैंने यहाँ पे सबको यहाँ पे सीक्वेंस वाइज लगा रखा है। तो आप एक ही सिंगल प्लेलिस्ट को फॉलो करके आप सारे पार्ट्स देख सकते हो। आप यहाँ पे रिवाइज वगैरह भी कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे दूंगा, वहां जाके आप देख लेना। और सीडीएस के क्वेश्चन भी जरूर आप यहाँ पे लगा के जाना, एज अ प्रैक्टिस आप लगा सकते हो। तो उसके भी पीवाईक्यूज की जो यहाँ पे प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे दूंगा, वहां जाके आप देख लेना। और टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको ये सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो एट मूवमेंट पे आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा डायरेक्टली पीडीएफ से भी आप यहाँ पे रिवाइज कर पाओगे। या फिर अगर आप वीडियो भी देखना चाह रहे हो तो 1.5x पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप साथ ही साथ यहाँ पे पहली बार चल पाए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। और आपको कोई भी डाउट होता है, कोई सजेशन होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना, ठीक है। तो चलो शुरू कर लेते हैं। ना यहाँ पे क्वेश्चन पे जाने से पहले, जैसे कि हम लोग यहाँ पे पिछले दो वीडियोस में करते हुए आ रहे हैं, तो हर एक वीडियो में हम यहाँ पे 2 साल लेके चल रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे 2018 और 2019 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2018 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू ग्रांट पार्डन इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किस पे फोकस करना है, इस पे फोकस करना है। ग्रांट पार्डन मतलब बेसिकली यहाँ पे पार्डनिंग पावर की यहाँ पे बात हो रही है, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे आपका कीवर्ड होना चाहिए यहाँ पे एक तो नॉट, ठीक है। नॉट आपको यहाँ पे क्लियरली दिखना चाहिए हमसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। गलत स्टेटमेंट जो होगी यहाँ पे वो हमारा यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि हमसे नॉट करेक्ट पूछा है। अब देखो हम लोग यहाँ पे पिछले दो वीडियो से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि आपका यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो आपके यहाँ पे कौन सा आर्टिकल में होते हैं, ये होते हैं आपके आर्टिकल 52 में, ठीक है। फिर पार्डनिंग पावर आपका होता है यहाँ पे आर्टिकल 72 में। अब यहाँ पे जो पार्डनिंग पावर है बेसिकली यहाँ पे एक तरीके से आपके जो प्रेसिडेंट को एक पावर दी जा रही है कि यहाँ पे जिसको भी कोई पनिशमेंट मिली है, ठीक है, तो उनके ऊपर बेसिकली यहाँ पे ये उनकी हेल्प कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। अब कैसे हेल्प कर रहे हैं, तो अलग अलग टाइप के आपके यहाँ पे पार्डनिंग पावर्स होती है। तो पहले हम लोग यहाँ पे वो डिस्कस करते हैं। देखो 5 तरीके की आपकी होती है, ठीक है, ये भी याद रखना। यहाँ पे टोटल 5 टाइप्स की आपके यहाँ पे पार्डनिंग पावर देखने को मिलती है। तो कौन कौन सी होती है, पहला होता है आपका यहाँ पे पार्डन, ठीक है, जो बेसिकली आपसे यहाँ पे पूछा ही है, ठीक है, ग्रांट पार्डन। उसके बाद दूसरा आपका होता है यहाँ पे कम्यूटेशन, कम्यूटेशन, ठीक है, पहले मैं लिख दे रहा हूँ फिर मैं आपको यहाँ पे सारी समझा दूंगा। फिर तीसरा हमारे पास होता है यहाँ पे रेमिशन, ठीक। फोर्थ हमारे पास होता है यहाँ पे रेस्पाइट। और लास्ट वाला हमारे पास होता है यहाँ पे रेप्राइव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पार्डन जो आपको पहला वाला दिख रहा है ये बेसिकली क्या करता है कि जैसे मान लो यहाँ पे कोई सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कोई भी डिसीजन दिया, ठीक है, किसी एक इंसान के ऊपर, जैसे मान लो उसको डेथ पेनल्टी, डेथ पेनल्टी की जगह मान लो यहाँ पे कोई ऐसा कुछ दे देता है, जैसे फांसी दे दी या फिर कोई भी यहाँ पे डेथ पेनल्टी दे दी या फिर कुछ भी दे दिया। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास ये पावर है एक तरीके से कि यहाँ पे उस डिसीजन को नल एंड वॉइड कर सकता है ये प्रेसिडेंट, ठीक है। मतलब यहाँ पे कहने का क्या है, जैसे मान लो कोई ए पर्सन है, ए पर्सन को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे फांसी दे दी, ठीक है, यहाँ पे उसको सजा सुना दी कि उसको फांसी होगी। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट के ऊपर है यहाँ पे बेसिकली, अगर यहाँ पे वो लोग जाते हैं कि यहाँ पे प्रेसिडेंट एक तरीके से आप बोल सकते हो लास्ट अपॉर्चुनिटी होता है उन लोग के लिए। तो यहाँ पे अगर प्रेसिडेंट पार्डन पावर लगा देता है तो उस केस में क्या होगा कि उस इंसान को फांसी नहीं लगेगी, ठीक है। ये पॉइंट पहला आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा आपके पास है यहाँ पे कम्यूटेशन। अब कम्यूटेशन मतलब क्या होता है कि ये यहाँ पे चेंज पनिशमेंट कर देता है, जो भी यहाँ पे मान लो सुप्रीम कोर्ट ने उसको पनिशमेंट दी होगी ना उसको चेंज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना चेंज ऑफ पनिशमेंट। जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट ने उसको फांसी दी थी और यहाँ पे ये उनको उम्र कैद दे देंगे, ठीक है, बस यहाँ पे चेंज कर देंगे, मतलब एक तरीके से बस पनिशमेंट चेंज करेंगे, ड्यूरेशन चेंज नहीं है यहाँ पे, याद रखना पनिशमेंट चेंज है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला आपके पास आ जाता है यहाँ पे रेमिशन। अब रेमिशन में आपका होता है यहाँ पे चेंज ऑफ ड्यूरेशन। जैसे मान लो यहाँ पे आपको किसी इंसान को यहाँ पे 5 साल की सजा दी थी, तो यहाँ पे ये अब यहाँ पे प्रेसिडेंट के ऊपर है कि उनका यहाँ पे ड्यूरेशन चेंज करके कम कर देंगे, जैसे 5 था तो 3 कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से।
फिर नेक्स्ट अपने पास आता है यहाँ पे रेस्पाइट। अब देखो रेस्पाइट आपका यहाँ पे एक स्पेशल केस है, खासकर जो आप यहाँ पे देखते हो मेडिकल केसेस में यूज होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे जो भी आपकी फीमेल्स होती है उनके लिए सबसे ज्यादातर यहाँ पे ये आपकी जो पावर है यहाँ पे यूज करते हैं प्रेसिडेंट, क्योंकि जो फीमेल्स स्पेशली जो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, उनके लिए उनके केस के लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जो यहाँ पे यूज होती है पावर, वो आपकी रेस्पाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना मेडिकल कंडीशंस के लिए होती है, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ये वाली जो पावर है ज्यादातर फीमेल्स के लिए होती है, क्योंकि यहाँ पे उन फीमेल्स के लिए होती है स्पेशली जो यहाँ पे प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे जो लास्ट है ये आपका है यहाँ पे रिप्राइव। अब रिप्राइव जो है एक तरीके से यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या कर सकता है यहाँ पे टेम्पररी उस पनिशमेंट को जो भी आपके यहाँ पे कोर्ट ने दे दी है, ठीक है, उसको यहाँ पे पोस्टपोन कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना कि यहाँ पे जो जो भी पनिशमेंट यहाँ पे कोर्ट ने बेसिकली यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, स्पेशली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डेथ पेनल्टी की, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे टेम्पररी पोस्टमोन्ट आप पोस्टपोनमेंट आपका यहाँ पे कर सकता है डेथ पेनल्टी को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा है वो आपसे पूछा है यहाँ पे जो हमने पहली वाली पावर देखी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो हमने जो यहाँ पे पहली वाली पावर देखी है इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो हमेशा याद रखना, आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, पहली चीज कि ये आपके कोर्ट मार्शल के टाइम पे भी यहाँ पे पार्डन यूज हो सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है बिल्कुल। अब देखो कोर्ट मार्शल मतलब हो गया जो आपके मिलिट्री जो कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि मिलिट्री में भी आपके यहाँ पे अलग से कोर्ट्स होते हैं, तो क्योंकि उनके केसेस बेसिकली यहाँ पे अंदर ही अंदर रिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट में वो बाद में जाने के चांस बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना। तो यहाँ पे कोर्ट मार्शल के लिए हम यहाँ पे जो आपका प्रेसिडेंट है ये यूज कर सकता है पार्डनिंग पावर, एकदम करेक्ट है। दूसरा आपसे बोल रहा था प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन इन ऑल केसेस वेयर द सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ। तो यहाँ पे एक ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये भी एकदम करेक्ट है। मैंने आपको यहाँ पे शुरू में यही बताया था कि यहाँ पे जैसे मान लो फांसी दे दी किसी को, तो उस केस में भी यहाँ पे जो आपका प्रेसिडेंट होगा वो यहाँ पे कंप्लीटली उसको माफ कर सकता है, ठीक है। तो उसको कोई भी सजा नहीं होगी, ना ही उसको कोई भी फांसी होगी, ठीक है। तीसरा आपसे बोल रहा है द कोर्ट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज वेरी लिमिटेड इन रिलेशन टू द डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट ऑन मर्सी पिटिशन। तो यहाँ पे ये भी एकदम करेक्ट है कि यहाँ पे जो आपके कोर्ट्स है, ठीक है, तो कोर्ट्स के पास जैसे आपका जो आर्टिकल 13 है जो जुडिशियल रिव्यू बोलता है, ठीक है, जिसके ऊपर बेसिकली यहाँ पे जो डिफाइन कर रहा है जुडिशियल रिव्यू, तो वो उनके पास भी यहाँ पे जो कोर्ट्स है उनके पास भी यहाँ पे लिमिटेड अथॉरिटी है, या फिर बोल लो लिमिटेड ऑप्शंस है कि यहाँ पे जो भी प्रेसिडेंट ने जो भी डिसीजन लिया है उसके खिलाफ यहाँ पे वो कुछ कर पाए, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये हमारा आंसर होना नहीं है। लास्ट आपसे बोल रहा है द पावर टू ग्रांट पार्डन बाय द प्रेसिडेंट इज द पावर दैट द सोवरेन नेवर एक्सरसाइज अगेंस्ट इट्स ओन जुडिशियल मैंडेट। अब इसका कहने का मतलब क्या है, जुडिशियल मैंडेट मतलब एक तरीके से हो गया कि जो भी आपके यहाँ पे कंट्री में कोर्ट है, उस कोर्ट ने यहाँ पे कमांड दी है यहाँ पे कि इसको ये सजा होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो आपका प्रेसिडेंट होगा वो कभी भी यहाँ पे कोर्ट्स ने जो यहाँ पे सजा सुनाई है उसके ऊपर ये पार्डनिंग पावर नहीं कर सकता। अब ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया ना स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये मान लो यहाँ पे किसी भी इंसान को जो सजा हो रही है, तो वो तो यहाँ पे आपके कोर्ट से डिसाइड करते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो आपका पूरा केस है वो तो कोर्ट्स में ही लड़ा जाता है, तो कोर्ट डिसाइड करेगा वो सब चीजें। तो कोर्ट की डिसाइड होने के बाद फिर यहाँ पे आप प्रेसिडेंट एज अ लास्ट ऑप्शन यहाँ पे जाने जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे पार्डनिंग पावर के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कि कोर्ट ने जो भी डिसीजन लिया उसके बाद आप यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो अपने यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये बेसिकली गलत है, और इसलिए हमारे यहाँ पे ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना ये जो मैंने लास्ट में लगाया है, जो ये लास्ट में ऑप्शंस लगाए हैं बेसिकली है कि क्या स्टेटमेंट सही है या फिर नहीं है। और क्योंकि हमसे नॉट करेक्ट पूछा था, गलत स्टेटमेंट पूछा था, तो गलत स्टेटमेंट हमारी लास्ट वाली थी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया और फिर यहाँ पे मैंने टिक लगाया, क्योंकि हमारे यहाँ पे यही आंसर होगा, ठीक है। अब जैसे आपको पता है कि पार्डनिंग पावर के अलावा भी यहाँ पे आपके प्रेसिडेंट के पास और भी बहुत सारी पावर होती है, जैसे वीटो पावर होती है, ठीक है, 111 आर्टिकल के अंदर। फिर आपके यहाँ पे सुप्रीम कमांडर जो होते हैं आपके आर्म फोर्सेस के, जो एक बार क्वेश्चन भी आ रखा है बेसिकली आपके सीएपीएफ में, तो वो भी आपको यहाँ पे पता है कि प्रेसिडेंट ही होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके यहाँ पे जैसे जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको भी अपॉइंट आपके प्रेसिडेंट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट करते हैं, जजेस को भी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी आपके यहाँ पे अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपके यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर्स बनते हैं, तो वो भी आपके अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, बस रिकमेंडेशन पीएम देते हैं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको पता है, गवर्नर को अपॉइंट आपके पीएम आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट करेंगे, फिर आपके जो यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनको भी अपॉइंट आपके प्रेसिडेंट करते हैं। और एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है यहाँ पे कि जो आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, तो प्रेसिडेंट को इंडिया में बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, नॉमिनल हेड बोलते हैं, ठीक है, नॉमिनल हेड बोलते हैं। और जो आपके यहाँ पे पीएम होते हैं,
ये आपके होते हैं यहाँ पे रियल हेड, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट जो आपको यहाँ पे और समझना है वो आपका है यहाँ पे कि अगर आपसे कभी भी कोई ऐसे पूछता है कि फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया कौन है, तो वो आपके करंट प्रेसिडेंट जो होते हैं वो आपका आंसर होगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, क्योंकि आप जो भी आप जैसे देखते होगे ना कि यहाँ पे कोई भी ट्रीटी इंडिया ने किसी दूसरे कंट्री के साथ साइन की या फिर कोई मान लो एग्रीमेंट साइन किया, तो वो सब आप यहाँ पे प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ही साइन करते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया भी यही है, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट की होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेनी है, जो जो मैंने यहाँ पे बताया वो सब आप कर सकते हो। पर यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन पूछा था, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई हो जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो हमारा आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न्स हैज फाउंड अ प्लेस इन बोथ फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपीज, ठीक है। बेसिकली आपको यहाँ पे जो चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताने कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज में भी बताई गई है और डीपीएसपी में भी बताई गई है। अब देखो, सेफ गार्ड ऑफ पब्लिक, अगर हम बात करें यहाँ पे प्रॉपर्टी की, तो ये तो आपका यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज में ही है सिर्फ। फिर अगर हम बात करते हैं रिस्पेक्ट फॉर द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर, तो ये भी आपका सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज में है। वहीं पे आपका जो यहाँ पे प्रमोशन ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है, तो ये आपका यहाँ पे डीपीएसपी में है, ठीक है। जो आपका यहाँ पे आर्टिकल 43B है, बेसिकली आपका यहाँ पे यही चीज बताता है। और आपको यहाँ पे पता होगा कि ये आपका जो फंडामेंटल ड्यूटी है, ये आपका है आर्टिकल 51A, और ये आपका आता है यहाँ पे पार्ट 4A के अंदर। वहीं पे डीपीएसपी जो है ये आपका यहाँ पे आर्टिकल 36 से 51 तक रहता है, और ये आपका आता है यहाँ पे पार्ट 4 में, ठीक है। तो ये सब तो हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखो, आपका जो एक ऑप्शन बचा है, यही बेसिकली आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है। तो जो आपको यहाँ पे दे रखा है, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये आपका बेसिकली डीपीएसपी, और साथ ही साथ आपके यहाँ पे जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें दोनों में यहाँ पे गिवन है। तो ये अगर हम बात करें यहाँ पे डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी में ये आपका आर्टिकल 48A में गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो उसमें भी आपका यहाँ पे ये सेम चीज आपकी यहाँ पे गिवन है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये जो आपका जी है बेसिकली, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे पता होगा कि हम लोग यहाँ पे जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ABCD करके ऐसे हम लोग लिखते हैं, तो उसमें जो आपका यहाँ पे जी वाला जो ड्यूटी है, उसमें बेसिकली आपका गिवन है यहाँ पे कि इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, आपका लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ, ये सब। तो उसके ऊपर बेसिकली यहाँ पे ये चीज गिवन है, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, यहाँ पे मतलब ये वाली स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दोनों में ही देखने को मिलेंगी, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे आपको पता होगा कि आपका जो डीपीएसपी है, ठीक है, उसमें आपके कुछ फेमस आपके यहाँ पे आर्टिकल्स भी हैं जो जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका यहाँ पे आर्टिकल 40 विलेज पंचायत के ऊपर बात करता है। फिर आपका 44 आर्टिकल है जो बेसिकली आपका यहाँ पे यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बात करता है। फिर इसके अलावा यहाँ पे फिर आपका आर्टिकल 50 आ जाता है, जो यहाँ पे सेपरेशन के ऊपर बात करते हैं, यहाँ पे जुडिशरी और आपके यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के, ठीक है। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे आर्टिकल्स है, इनके बारे में भी आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डीपीएसपी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी वापस से वही बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ये आपका पार्ट 4, ठीक है, 36 से लेके आपका आर्टिकल 51 तक है। अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ पे बताया था, आपका यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा डीपीएसपी का पार्ट होता है। फिर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये भी मैंने आपको यहाँ पे अभी भी बताया, ये भी आपका यहाँ पे आर्टिकल 50, ये भी हमारे यहाँ पे इसी का पार्ट होता है। फिर ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड लिविंग, ये भी आपका यहाँ पे डीपीएसपी का ही पार्ट है। और यहाँ पे जो आपको लास्ट जो स्टेटमेंट बेसिकली दे रखा है, प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिटी एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड यूनिफॉर्म, तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है, जो आपकी 8th फंडामेंटल ड्यूटी है। जैसे पिछले वाले में तो आपका यहाँ पे 7th फंडामेंटल ड्यूटी थी, जो आपका यहाँ पे जी थी वो बेसिकली 7th पे आता है। फिर एच आपका यहाँ पे 8th पे आता है ना, जो आप हम लोग यहाँ पे ABCD जैसे आप शुरू करते हो, तो उसके हिसाब से तो ये आपकी 8th फंडामेंटल ड्यूटी है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर अगर ये चीज आ रही है, तो डीपीएसपी के अंदर यहाँ पे ये नहीं लिखी गई है, ठीक है। तो ये यहाँ अलग चीज है, आपका यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो ये डीपीएसपी के अंदर नहीं आती है, तो हमारा जो राइट आंसर आएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इससे पहले भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपके जो आर्टिकल्स है, ठीक है, स्पेशली इन द केस ऑफ डीपीएसपी, तो वो आपको यहाँ पे सब पता होने चाहिए, तभी आपका यहाँ पे जो इजी इजी फॉर्मेट में आपको लगेगा कि हमसे यहाँ पे बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस पूछ रहा है, अगर आपको यहाँ पे आर्टिकल्स भी अच्छे खासे आपको यहाँ पे पता होंगे तो, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे शुरू के तीनों जो आपको स्टेटमेंट दे रखी थी, वो सब आपकी यहाँ पे डीपीएसपी में आती है। और लास्ट वाला जो है आपका यहाँ पे, वो आपका सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सेकंड, मैंने शायद आपको पिछले वाले का आर्टिकल बताया क्या, नहीं, यहाँ तो यहाँ पे देखो, ये वाला आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपका है आर्टिकल 47, ठीक है।
तो ये चीज़ आप बस यहाँ पे नोट डाउन कर लेना अलग से। तो यहाँ पे अब देखो अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज और आर करेक्ट। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे बतानी है। तो पहला आपसे बोल रहा है द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज मूव्ड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखो यहाँ पे यही चीज यहाँ पे क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये बेसिकली आपके जो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे इसको मूव किया था। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका पहला स्टेटमेंट गलत। अब पहला स्टेटमेंट गलत अगर हुआ तो आपका ये भी गया और ये भी गया, ठीक है, क्योंकि हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। फिर आपसे यहाँ पे एक और चीज जो यहाँ पे याद रख लेना, ये है आपका यहाँ पे कि इनको बेसिकली इन्होंने यहाँ पे ये 13 दिसंबर 1946 को यहाँ पे ये चीज करी थी, ठीक है, मतलब यहाँ पे मूव किया था। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट आपसे बोल रहा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी इन हिज कैपेसिटी एज द लॉ मिनिस्टर। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है, आपको यहाँ पे पता है कि आपके यहाँ पे जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, जो बेसिकली यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल थी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी हम लोग यहाँ पे बेसिकली इस पर्टिकुलर टैगलाइन से भी हम लोग इनको जानते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, यहाँ पे बी आर अम्बेडकर है, क्योंकि यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी के बेसिकली यहाँ पे ये हेड थे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे इसको याद रख सकते हो। और उसके अलावा आपको यहाँ पे और चीज जो यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसने टोटल 60 कंट्रीज के यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को देखा था, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे सोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, अगर आप देखोगे तो आपके यहाँ पे जो सोर्सेज है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हर एक से आपने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे लिया है, ठीक है, हर एक से, मतलब यहाँ पे ये नहीं कि 60 कंट्रीज से, पर जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने यहाँ पे किसी ना किसी यहाँ पे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने यहाँ पे ली है, ताकि हमारी यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है वो हमारे यहाँ पे परफेक्ट बने, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो एक और चीज हमेशा यहाँ पे याद रखनी है कि हमारे यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ पे अडॉप्ट कब हुआ था, ठीक है। अडॉप्ट करने का डेट अलग होता है, और यहाँ पे जब इफेक्ट में आया था तो यहाँ पे वो डेट अलग है, ठीक है। अडॉप्ट हमने किया था यहाँ पे अपना 26 नवंबर को 1949 में, ठीक है। वहीं पे इफेक्ट कब में आया था, मतलब यहाँ पे कब से वो लागू हुआ था, लागू कब हुआ था, ये आपका हुआ था यहाँ पे 26 जनवरी को, ठीक है, 1950, जिस दिन हम लोग बेसिकली यहाँ पे रिपब्लिक डे परेड भी हम लोग यहाँ पे इसी दिन को हम लोग मनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे याद रख सकते हो। तो 26 नवंबर 1949 को और चीज क्या हुई थी, तो यहाँ पे ओवरऑल 284 मेंबर्स ने यहाँ पे साइन किया था, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पे ये सब चीजें आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सिर्फ सही होगा, टू ओनली हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितने मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 7 मेंबर्स थे, ठीक है। तो ये भी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे बतानी है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो पहला स्टेटमेंट आपसे बोल रहा है कि इट वाज फ्रेम बिटवीन दिसंबर 1946 से लेके दिसंबर 1949 तक। तो यहाँ पे ये एकदम करेक्ट आपका यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो आपकी यहाँ पे बनी थी कैबिनेट मिशन प्लान जो आपका 1946 में आया था उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए तो आपका 1946 आपका यहाँ पे शुरू ईयर हो गया। फिर यहाँ पे आपको पता है कि इफेक्ट में आपका यहाँ पे कब आया था आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका आया था यहाँ पे जो आपका 26 जनवरी 1950 है उस टाइम पे, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे ये भी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, क्योंकि आपका यहाँ पे जो बेसिकली फ्रेम करने का टाइम है वो आपका कंप्लीटली ये है, क्योंकि एक बार जब फ्रेम हुआ था उसके बाद यहाँ पे डिस्कशंस वगैरह भी यहाँ पे आपके हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। अब बाकी भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो बी ऑप्शन आपसे बोल रहा है द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर डिस्कस्ड इन पब्लिक मीटिंग। अब देखो पब्लिक मीटिंग में डिस्कस नहीं हुआ है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस हुआ था, ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी आपसे बोल रहा है कि इट इज द शॉर्टेस्ट डॉक्यूमेंट। अब ये तो एकदम ही गलत है, शॉर्टेस्ट तो किसी भी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं ना, हमारा यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट है, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपसे कभी भी पूछे तो वो आपका कौन सा रहता है, वो हमारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, ठीक है, इंडिया का। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आपसे डी बोल रहा है आपसे कि इट केम फुली इनटू ऑपरेशन इमीडिएटली आफ्टर द ड्राफ्टिंग वाज कंप्लीटेड इन दिसंबर 1949। तो ये भी आपका एकदम गलत है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इफेक्ट में आपका यहाँ पे कब आया था, ये आपका आया था यहाँ पे 26 जनवरी, ठीक है, 1950 को आपका यहाँ पे ये इफेक्ट में आया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब एक बार बन गया था कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद मीटिंग वगैरह भी हुई थी, डिस्कशन बहुत कुछ यहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो ये भी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे आपको क्या चीज़ें याद रखनी है ना, तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इसी से आप मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो देखो सबसे पहली चीज़ कि आपका इस पर्टिकुलर एक्ट से आपके दो डोमिनियन आपके यहाँ पे बेसिकली बने थे, कौन कौन से थे, वो था आपका यहाँ पे एक इंडिया, ठीक है, और एक था आपका यहाँ पे पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है ये तो हमारे एकदम करेक्ट है, तो हमारे ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमसे नॉट पूछा है। ठीक है, गलत स्टेटमेंट जो यहाँ पे होगी वो हमारे यहाँ पे आंसर होगा। फिर अगला चीज यहाँ पे कि जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ठीक है, इंडिया की पाकिस्तान की, तो उनके पास कंप्लीट अथॉरिटी है कि वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर सकते हैं, कुछ भी अपने लिए यहाँ पे रूल बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। तो इसलिए हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। और इसी रीजन की वजह से हमारा यहाँ पे बी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको देखो बी में बोल रहा था एक्ट सॉट टू ले डाउन अ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द लेजिस्लेटिव विल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, मतलब यहाँ पे बेसिकली एक तरीके से आपसे बोल रहा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर है कि यहाँ पे वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन रहने वाला है इन दोनों स्टेट्स के अंदर। तो यहाँ पे ये एकदम गलत बात है, क्योंकि आपका बी और डी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज भी होते तो बी और डी में आपको कंफ्यूज होना चाहिए था। ठीक है, बाकी दो तो आपके यहाँ पे एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है वैसे बी ऑप्शन, ये आपको यहाँ पे बता दिया मैंने, रीजन आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ए में देखो क्या बोल रहा है, द डोमिनेंट ऑफ द इंडिया गॉट द रेसिडरी टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द प्रोविंसेस ऑफ सिंध, बलोचिस्तान, वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल एंड NWFP, मतलब यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ऑब्वियस सी बात है, आपको यहाँ पे जैसे पता है कि आपका बंगाल दो टुकड़ों में डिवाइड हुआ था। ठीक है, ईस्ट बंगाल था पहले, यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान जिसको हम बोलते थे, अभी आज आप अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो बांग्लादेश है वो एरिया। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे इधर था वेस्ट पाकिस्तान जिसमें आपका बलूचिस्तान वगैरह, सिंध वगैरह, यहाँ पे ये सब चीजें आपके आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एकदम करेक्ट है कि इन सब टेरिटरीज जो आपको यहाँ पे दे रखी है उन सब टेरिटरीज को छोड़ के बाकी पूरा एरिया आपका यहाँ पे इंडिया के अंदर ही आता है। ठीक है, तो यही चीज आपको यहाँ पे पूछी जा मतलब यहाँ पे बताई जा रही है। तो आपका यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। और गलत आपका यहाँ पे कौन सा था, बी स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास यहाँ पे पावर होगी कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे वो लागू करेंगे इन दोनों यहाँ पे स्टेट्स के अंदर। तो यहाँ पे ये एकदम गलत है, क्योंकि बी और डी आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। और इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू यहाँ पे क्लियरली ये बोला गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उनके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो यहाँ पे कौन से लॉज वाला वगैरह यहाँ पे फॉलो करवाना चाह रहे हैं, वो सब यहाँ पे उनकी पावर है। ठीक है, और एक और पॉइंट जो आपको अलग से यहाँ पे याद रख लेना है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्ट में ये भी बोला गया कि यहाँ पे जो जो प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि कुछ कुछ प्रिंसली स्टेट्स आपके यहाँ पे बाद में जाके इंडिया के साथ जुड़ी हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स को ये ऑफर दिया था कि या तो वो अपनी खुद की स्टेट बना सकते हैं, मतलब कंट्री बना सकते हैं, या फिर वो इंडिया के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट उनकी यहाँ पे चॉइस थी प्रिंसली स्टेट्स की कि उनको किसके साथ जाना है, किसी इन दोनों स्टेट में से किसी के साथ जाना है, या फिर खुद की एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनानी है। ठीक है, तो ये चीज आपको बस यहाँ पे पता होना चाहिए, जो एक एक और आपका एक फैक्ट है इस पर्टिकुलर एक्ट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन। now अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड द यूएसए आर डिफरेंट इन ऑल द फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स एक्सेप्ट, मतलब यहाँ पे बेसिकली जो पूछा जा रहा है आपसे वो पूछा जा रहा है यहाँ पे सिमिलैरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज बेसिकली यहाँ पे सिमिलर है, या फिर आपको यहाँ पे सिमिलैरिटी बताने की दोनों में यहाँ पे क्या चीज सिमिलर है, या फिर क्या चीज आपकी यहाँ पे सिमिलैरिटी है आपकी यहाँ पे इन दोनों आपके फेडरल सिस्टम्स के अंदर। ठीक है, इंडिया और यूएस के। तो देखो सबसे पहले आपसे बोल रहा है यहाँ पे कि स्टेट्स रिप्रेजेंटेशन इन दी अपर हाउस। अब देखो अगर हम यहाँ पे इंडिया की बात करें और एक तरफ अगर हम यहाँ पे यूएसए की बात करते हैं, तो यूएसए में अगर आप देखोगे जो भी आपकी यहाँ पे टोटल स्टेट्स है सबको यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हर एक को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। पर इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में हर एक स्टेट का यहाँ पे आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे मैं सही से लिख दे रहा हूँ वापस से। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये तो हमारा हो गया यहाँ पे कि ये सिमिलैरिटी नहीं हो गई, ये तो हमारा हो गया यहाँ पे कि अलग चीजें हैं, जो बेसिकली आपसे बोला जा रहा है ना कि यहाँ पे तीन चीजें आपकी आपकी डिफरेंट है सिवाय एक के, वही आपको बताने की कौन सा आपका सिमिलर है। तो ये तो हो गया हमारे यहाँ पे डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों में यहाँ पे डिफरेंस हो गया ये तो। फिर डुअल सिटीजनशिप बात करें तो ये तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो यहाँ पे डिफरेंस है, क्योंकि अगर आप इंडिया में कोई भी स्टेट में रह रहे हो, कोई यूटी में भी रह रहे हो, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंडिया की सिटीजनशिप होगी। वहीं पे अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस में मान लो आप जैसे टेक्सास में रह रहे हो, ठीक है, तो एक तो आपके पास टेक्सास की सिटीजनशिप होगी, साथ ही साथ आपके पास यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की सिटीजनशिप होगी। ठीक है, तो वहाँ पे आपको दो सिटीजनशिप आपको देखने को मिलती है, इंडिया में सिर्फ एक ही है। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो डुअल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, तो यहाँ पे ये भी आपका एक तरीके का यहाँ पे क्या है डिफरेंस है। ठीक है,
क्यों डिफरेंस है अगर हम इसके बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे दोनों जगह पे इंडिया और आपके यहाँ पे यूएस में दोनों में ही आपको स्टेट और सेंटर में बेसिकली अगर बोलोगे तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जैसे आप अगर हम बात करें इंडिया में, ठीक है, इंडिया के आपको हाई कोर्ट स्टेट्स पे देखने को मिलते हैं, सुप्रीम कोर्ट आपको एक सेंटर में या फिर बोल लो यूनियन में, या फिर सबसे बड़ा हाईएस्ट कोर्ट आप यहाँ पे बोल सकते हो सेंट्रल में आपको देखने को मिलता है। तो वही सेम चीज आपकी यहाँ पे यूएसए में भी होती है, पर यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आपका हाई कोर्ट इंटीग्रेटेड है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के साथ। मतलब मान लो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट डिसीजन को यहाँ पे मान लो हाई कोर्ट के चेंज कर सकता है, सब कुछ यहाँ पे वो चीज कर सकता है। पर यहाँ पे यूएसए में अलग सिनेरियो है, वो आपस में सेपरेट है, ठीक है। जैसे मान लो टेक्सिस का जैसे मैंने एग्जांपल लिया, तो टेक्सिस का जो कोर्ट होगा उसके डिसीजन सेपरेट है, और जो यहाँ पे कंप्लीट ओवरऑल यहाँ पे जो कोर्ट है उसका डिसीजन आपके यहाँ पे सेपरेट है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे इंडिया में जो कोर्ट्स है वो इंटीग्रेटेड कोर्ट्स है, एक दूसरे से यहाँ पे आप बोल सकते हो लिंक्ड है, वहां पे आपके सेपरेट कोर्ट्स है, ठीक है। तो ये इसलिए आपका यहाँ पे ये डिफरेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका ऑब्वियस सी बात है, लास्ट ऑप्शन बचा है, तो यही आपका आंसर होगा, डुअल गवर्नमेंट। और जैसे आपको पता है डुअल गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे होगा कि सेंटर में भी एक गवर्नमेंट है और स्टेट में भी एक गवर्नमेंट होती है इंडिया में। तो वैसे ही आपकी यहाँ पे जैसे मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट टैक्सेस के हिसाब से लेके चल रहा हूँ, तो टैक्सेस में भी आपकी एक खुद की यहाँ पे टैक्सेस की गवर्नमेंट होगी, और फिर आपकी एक यूएसए की गवर्नमेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे वो सिर्फ आपको आप बोल सकते हो यहाँ पे कि सिमिलैरिटी है यहाँ पे इंडिया और आपके यूएस में, ठीक है। तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से डुअल गवर्नमेंट आपकी सिमिलैरिटी थी, बाकी सब आपके यहाँ पे डिफरेंस थे। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। नाउ अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट इज एसोसिएटेड विद द प्रेमेसी ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द कोलिगम ऑफ द जजेस इन द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ द हायर जुडिशरी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिकली जिसके बारे में बात हो रही है तो वो मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, पर यहाँ पे इससे पहले आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है यहाँ पे बी ऑप्शन, एसपी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केस। तो यहाँ पे देखो ये जो आपका बेसिकली केस है ये आपका रिलेटेड है यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस और आपके यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ जजेस से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इस केस में क्या बोला गया, यहाँ पे रिजल्ट क्या था इसका, यहाँ पे ये बोला गया कि यहाँ पे जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनकी यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन हो या फिर कोई भी आप बोल सकते हो यहाँ पे जो भी रिकमेंडेशन है यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड या फिर उनके ट्रांसफर से रिलेटेड, वो सुपीरियर नहीं है यहाँ पे प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे सिंपली यही बोला गया कि यहाँ पे जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन है जजेस के अपॉइंटमेंट या फिर जजेस के ट्रांसफर से रिलेटेड, वो सुपीरियर नहीं है। मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट का जो यहाँ पे डिसीजन होगा वो यहाँ पे माना जाएगा, चीफ जस्टिस बेसिकली उनके नीचे आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे याद रख सकते हो। फिर बाकी आपको यहाँ पे जो दे रखी है ये तो हम यहाँ पे इतने टाइम से करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया केस है बेसिकली यहाँ पे, तो ये है आपका यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, कि यहाँ पे कोर्ट ने बोला था कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, पर यहाँ पे वो बेसिक स्ट्रक्चर उसका बिगड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन जो है वो यहाँ पे बिगड़ना नहीं चाहिए, ये यहाँ पे बेसिकली इस पर्टिकुलर केस का यहाँ पे जजमेंट था। फिर आपका यहाँ पे मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, जो कि आपका आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, ठीक है। फिर इसके अलावा फिर आपका यहाँ पे एस आर बोमनाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, ये भी आपका यहाँ पे पहले भी आ रखा है। तो ये आपका जो केस है ये बेसिकली आपका यहाँ पे आर्बिटरी गवर्नमेंट का जो मतलब एक तरीके से आर्बिटरी डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर यहाँ पे आपका केस है। तो ये सब यहाँ पे हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, और आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपको हर ईयर में आपको एक क्वेश्चन कमेटी से और एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे केसेस से देखने को मिल रहा है। तो इसको अलग से आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो, क्योंकि आपको क्वेश्चन भले यहाँ पे अलग देखने को मिल जाए, पर ऑप्शन जो होंगे ना, जो केसेस आपको दिए होंगे ऑप्शन में, वो आप इजिली यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो अगर आप यहाँ पे ऐसी चीज कर रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि जैसे आपका यहाँ पे केशवानंद भारती केस पहले भी आ रखा है, एस आर बोमनाई आपका पहले भी आ रखा है, तो आप इन दोनों को तो इजीली एलिमिनेट कर सकते थे, आपको पता होता कि यहाँ पे किससे रिलेटेड है। तो इसलिए इनको अलग से लिख लो और यहाँ पे इनको रिवाइज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फाइंड अ मेंशन इन आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पे जो आर्टिकल 371 है ये बेसिकली आपको यहाँ पे स्पेशल स्टेटस के बारे में बताता है, ठीक है। और यहाँ पे स्पेशल स्टेटस आपको आर्टिकल 371 और फिर 371 के यहाँ पे पार्ट्स हैं ए से लेके जे तक, ये सब आपके यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बेसिकली यहाँ पे एक ही आर्टिकल है, इसको ऐसे आप यहाँ पे याद रख सकते हो। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 371 है ये आपको महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में बताता है। तो यहाँ पे ये तो हमारे आंसर होने नहीं वाले, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बाकी फिर मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 371 में ये दोनों हैं, यहाँ पे आपको याद रखने हैं। फिर 371 ए की बात करें तो यहाँ पे आपका आ जाता है यहाँ पे नागालैंड, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 371 बी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाता है यहाँ पे असम। फिर उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे आ जाता है मणिपुर,
ठीक है, 371 सी। फिर डी की बात करें, यहाँ पे आपका आ जाता है आंध्र प्रदेश, और फिर आपका यहाँ पे तेलंगाना। ठीक है, फिर ई में आपका वापस से आपका आ जाता है यहाँ पे आंध्र प्रदेश। फिर एफ जो है आपका यहाँ पे, इसमें आ जाता है आपका यहाँ पे सिक्किम। फिर एफ के बाद आपका आता है यहाँ पे जी। जी में आपका आता है यहाँ पे मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। और फिर जी के बाद आपका यहाँ पे आता है एच, इसमें आता है आपका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। फिर आई में आपका आता है यहाँ पे गोवा। और जो आपका यहाँ पे जे बचा है, इसमें आपका आता है यहाँ पे कर्नाटका। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो कर्नाटका आपको ऑप्शन में दे रखा है, तो ये तो आपका आता है 371 जे के अंदर। तो यहाँ पे ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश, जो कि आपका आर्टिकल 371 में नहीं गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे मैं अलग से भी लिख दे रहा हूँ, 371 में आपका यहाँ पे महाराष्ट्र और आपका यहाँ पे गुजरात के बारे में आपका यहाँ पे स्पेशल स्टेटस की यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है, कुछ कुछ यहाँ पे प्रोविजंस के ऊपर। तो यहाँ पे ये सब आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, ये तो आपको स्पेशली याद रखना है। तो यहाँ पे ये सब इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे आर्टिकल 371 ए से लेके 371 जे तक यहाँ पे जो भी मैंने लिखे हैं, ये पता होना चाहिए। और यहाँ पे 371 जो यहाँ पे सिंगल जो आर्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। गुजरात और आपके महाराष्ट्र के बारे में यहाँ पे बात करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, यहाँ पे मध्य प्रदेश के बारे में इसकी इनमें से किसी के ऊपर मतलब किसी में भी यहाँ पे बताया नहीं गया। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट हैज नो मेंबर फ्रॉम राज्यसभा। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है कि इन चारों कमेटी में से कौन सी ऐसी कमेटी है जिसमें से जिसपे कोई भी आपका मेंबर नहीं होता है यहाँ पे राज्यसभा का। तो देखो, पहली आपको दे रखी है यहाँ पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आपको यहाँ पे पता होगा, जो आपका यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है यहाँ पे 1919 वाला, उसके थ्रू यहाँ पे ये सेटअप हुई थी। और इसमें यहाँ पे टोटल 22 मेंबर्स आपके होते हैं, जिसमें से 15 जो मेंबर होते हैं वो यहाँ पे आपके लोकसभा के होते हैं, और जो आपके 7 मेंबर होते हैं ये आपके यहाँ पे राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, तो हमारा ये तो आंसर हमारे यहाँ पे होना नहीं है। फिर अगला आपको दे रखा है यहाँ पे पब्लिक कमेटी ऑन पब्लिक अंडरस्टैंडिंग। अब अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे ये जो आपकी कमेटी है, इसके अंदर भी आपके यहाँ पे 12 मेंबर होते हैं, 15 आपके लोकसभा के, 7 आपके यहाँ पे राज्यसभा के। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब यहाँ पे ये पहली बार आपकी यहाँ पे ये कमेटी बनी थी, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो जब यहाँ पे पहली बार बनी थी, ठीक है, तो इस एक्स्ट्रा बस चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ओरिजिनली यहाँ पे ये 15 मेंबर्स की कमेटी हुआ करती थी। ठीक है, जिसमें से 10 मेंबर आपके लोकसभा के थे और 5 मेंबर आपके यहाँ पे राज्यसभा के यहाँ पे हुआ करते थे। ठीक है, तो आर एस लिख रहा हूँ राज्यसभा, और एल एस मतलब यहाँ पे लोकसभा। ठीक है, फिर यहाँ पे अपडेशन के बाद यहाँ पे 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 आपके यहाँ पे होते हैं लोकसभा के, और 7 आपके होते हैं यहाँ पे राज्यसभा के। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे एस्टिमेट्स कमेटी। अब देखो, एस्टिमेट्स कमेटी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे 30 मेंबर आपके होते हैं, और 30 के 30 मेंबर आपके यहाँ पे लोकसभा के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे के सारे मेंबर आपके जो होते हैं यहाँ पे लोकसभा के होते हैं। तो यहाँ पे बी हमारा आंसर नहीं था, पर सी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेंबर आपका राज्यसभा से नहीं है। 30 के 30 मेंबर्स आपके यहाँ पे लोकसभा से हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी एक चीज याद रख लेना, तो यहाँ पे ये भी आपकी जब ओरिजिनली बनी थी, तो ओरिजिनली जब यहाँ पे बनी थी पहली बार, तो यहाँ पे 25 मेंबर्स आपके यहाँ पे हुआ करते थे। उसके बाद अब यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में 30 मेंबर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों ही जो आपकी है, इनका टर्म अगर आपसे पूछता है कहीं पे भी ऑप्शन भी दे दे, तो ये है आपका यहाँ पे 1 ईयर टर्म। ठीक है, 1 साल का यहाँ पे इनका टर्म होता है, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर आपको जो लास्ट दे रखा है यहाँ पे, लास्ट आपको दे रखा है डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, DRSC ऑन फाइनेंस। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड अगर हम बात करें, तो ओवरऑल यहाँ पे 31 मेंबर्स आपके यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से 10 हैं आपके यहाँ पे लोकसभा के। ठीक है, LS, और आपके यहाँ पे 10 बोल रहा हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, 21 मेंबर्स आपके यहाँ पे लोकसभा के। ठीक है, और 10 हैं आपके यहाँ पे राज्यसभा के। ठीक है, तो ओवरऑल आपके हो गए यहाँ पे 31 मेंबर्स इस पर्टिकुलर कमेटी में। तो आपका यहाँ पे ये भी जो ऑप्शन है यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे राज्यसभा से मेंबर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे किस में नहीं देखने को मिल रहे, तो वो है आपका यहाँ पे एस्टीमेट कमेटी। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। और ये तीनों जो है बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड आपकी कमेटी, अगर हम ऊपर वाले की बात करें, ठीक है, जो आपकी परमानेंट फाइनेंस कमेटी होती है उनकी यहाँ पे रिलेटेड, उनसे रिलेटेड है यहाँ पे ये। और आपकी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, तो इसके यहाँ पे जो चेयरमैन होती है यहाँ पे स्पीकर ऑफ लोकसभा आपके यहाँ पे इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे अपॉइंट करते हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ऑलरेडी यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे वो है इनका टर्म, 1 साल का टर्म होता है। और कैग जो आपको रिपोर्ट जो बेसिकली यहाँ पे जो ऑडिट करते हैं, ठीक है, कैग वगैरह जो यहाँ पे जो रिपोर्ट्स ऑडिट करते हैं कैग, तो वो भी आपके यहाँ पे एग्जामिन करती है आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन।
ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे वापस से मैंने जैसे पहले बोला था आपको, यहाँ पे हर साल आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन कमीशन और एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे केसेस के ऊपर देखने को जरूर मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो अभी हमने केसेस वाला क्वेश्चन किया था, अब आपसे यहाँ पे कमीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन हैज नॉट एग्जामिन द इशू ऑफ रिमूवल ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो चार ऑप्शन दे रखे हैं हम इनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला आपको जैसे दे रखा है यहाँ पे सरकारिया कमीशन, ठीक है। तो सरकारिया कमीशन बेसिकली आपका यहाँ पे आया था सेंटर और स्टेट के रिलेशन के लिए, ठीक है। सेंटर एंड स्टेट रिलेशन को यहाँ पे देखने के लिए बेसिकली यहाँ पे कि कैसे यहाँ पे ये काम कर रहे हैं वगैरह, यहाँ पे आप बोल सकते हो रिव्यू करने के लिए यहाँ पे ये आया था। सेंटर और स्टेट की रिलेशन को रिव्यू करने के लिए आपका यहाँ पे सरकारिया कमीशन आया था, ठीक है। फिर वही सेम आप बोल सकते हो यहाँ पे पुंछी कमीशन के लिए भी, तो ये भी बेसिकली आपका आया था यहाँ पे रिव्यू करने के लिए सेंटर एंड स्टेट्स के रिलेशन को, ठीक है, सेंटर एंड स्टेट्स के रिलेशन को। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखो जो आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है यहाँ पे कि गवर्नर से रिलेटेड यहाँ पे किसने काम नहीं किया है, ठीक है, मतलब किसने एग्जामिन नहीं किया है। तो अगर हम बात करें सेंटर स्टेट रिलेशन की, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे गवर्नर भी यहाँ पे आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि हम लोग जानते हैं गवर्नर को हम क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एजेंट ऑफ यूनियन। और गवर्नर एक तरीके से लिंक होता है बेसिकली यहाँ पे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का, ठीक है। तो इसलिए आपको जब यहाँ पे बात चल रही है यहाँ पे सेंटर और स्टेट रिलेशन की, तो यहाँ पे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक तो आपका गवर्नर भी रहेगा, जिसके यहाँ पे एक्शंस को यहाँ पे आप बोल सकते हो जिनको यहाँ पे एग्जामिन किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे गवर्नर को यहाँ पे एग्जामिन किया गया होगा। मतलब इस इनके यहाँ पे रिमूवल के या फिर कोई भी इशू से रिलेटेड इनको यहाँ पे एग्जामिन किया गया होगा। तो यहाँ पे ए हमारा आंसर नहीं होगा, ना ही हमारा यहाँ पे डी होगा, क्योंकि हमसे नॉट पूछ रहा है। जिसमें नहीं किया गया है वो हमारा यहाँ पे आंसर होगा, तो इन दोनों में तो किया गया होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे वेंकटाचलिया कमीशन की। तो अब देखो ये बेसिकली आपका आया था यहाँ पे रिव्यू करने के लिए यहाँ पे वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। तो रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग के लिए बेसिकली यहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे रिव्यू करने के लिए आपका यहाँ पे ये पर्टिकुलर कमीशन आपका आया था। तो जब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे गवर्नर की भी यहाँ पे बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, वर्किंग ऑफ कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पे बात हो रही है, तो उसमें आपके गवर्नर भी होते हैं, आर्टिकल 152, ठीक है। तो यहाँ पे इसके थ्रू आप यहाँ पे ये समझ सकते हो। तो यहाँ पे सी ऑप्शन भी हमारे यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक बचा है ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अब हमारे यही आंसर है। और ये जो आपका कमीशन है ये आपका बना था यहाँ पे जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, ठीक है। इंदिरा गांधी की जो यहाँ पे डेथ हुई थी, तो उसके बाद आपका यहाँ पे उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक तरीके से आप बोल सकते हो यहाँ पे ये कमीशन आपका यहाँ पे बना था, ठीक है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे याद रख लेना कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेट बेसिकली यहाँ पे किया जा रहा था यहाँ पे कि जो भी आपके यहाँ पे जो आपके जैसे आपको पता होगा यहाँ पे सिक्योरिटी जो रीजंस थे वगैरह उन सब की वजह से यहाँ पे इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। तो उसमें मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर यहाँ पे बेसिकली जो भी आपके लैप्सेस थे, मतलब यहाँ पे जो बीच बीच पे पॉइंट्स या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे कि जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, जैसे हम लोग जैसे नॉर्मल टर्म्स में बोलते हैं कि सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है ना। तो सिक्योरिटी में जो यहाँ पे छोटे छोटे आप बोल सकते हो यहाँ पे छेद है या फिर ब्रीच हो रही है जो, तो उस पे क्या क्या रीजंस हैं उसके बारे में बेसिकली यहाँ पे इन्वेस्टिगेट यहाँ पे किया गया था इस पर्टिकुलर कमीशन के द्वारा, ठीक है। ये आपका आया था यहाँ पे इंदिरा गांधी डेथ के बाद। तो ऑब्वियस सी बात है जब यहाँ पे इंदिरा गांधी डेथ के बाद आया तो यहाँ पे मेन इनका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे इंदिरा गांधी की डेथ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इनमें कहीं पे भी गवर्नर का यहाँ पे सिनेरियो नहीं आएगा, यहाँ पे सिक्योरिटी का सिनेरियो आएगा बस, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ठक्कर कमीशन। अब देखो यहाँ पे वही मैं आपसे वापस बोलूंगा, जितने भी कमीशन अभी तक आ रहे हैं सबको आप अलग से पेज पे नोट डाउन कर लो, उसका सब्जेक्ट क्या है वो नोट डाउन कर लो। क्योंकि आपको क्वेश्चन भले मान लो अलग पूछा जाए, पर ऑप्शन जो होंगे ना कहीं आपको एक या दो ऑप्शन तो कंपलसरी आप बोल सकते हो यहाँ पे आपको मैच कर जाएंगे, ठीक है। मतलब मैच कर जाएंगे इन द सेंस कि आपने वो पढ़े हुए होंगे, ठीक है। जैसे मान लो आगे जाके आप कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ऑप्शन में अगर सरकारिया दिखा, आपको पता होगा कि यहाँ पे ये किसके लिए आया है। पुंछी दिखा तो आपको पता होगा कि किसके लिए आया है। ठक्कर आया तो आपको पता होगा किसके लिए आया है। तो इसलिए इस तरीके से आप यहाँ पे इसको रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि कमीशन तो आपके बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ केसेस भी आपके बहुत सारे हैं, ठीक है। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट केसेस पे काम करना है आपको। जैसे डीपीएसपी से रिलेटेड कोई केस है या फिर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई केस है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई केस है, ठीक है, या फिर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड उनके जजमेंट से रिलेटेड कोई केस है। तो ऐसे केसेस के ऊपर बस आपको यहाँ पे उन केसेस को स्पेशली आपको यहाँ पे
लिखना है, उनको उनको यहाँ पे रिवाइज करना है। वही सेम चीज आप यहाँ पे कमीशन पे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे बोल रहा है, अशोक मेहता कमेटी was constituted to make recommendation on which one of the following issues। तो ये तो हमने यहाँ पे पहले भी डिस्कस किया है। ये बेसिकली आपके यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड आपकी एक कमेटी है, और यहाँ पे इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी थी, तो इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी यहाँ पे 2 टायर आपका पंचायती राज सिस्टम यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको पता हो तो यहाँ पे आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी भी आपकी यहाँ पे आई थी, जिन्होंने 3 टायर्स का सिस्टम दिया था। तो 3 टायर में आपके क्या क्या चीजें आती है, जैसे आपका जिला परिषद हो गया, फिर पंचायती समिति हो गई, फिर आपका ग्राम पंचायत हो गया, तो वो हो गया आपका यहाँ पे 3 टायर, ठीक है। 2 टायर आपका जो होता है उसमें आपका जिला परिषद आ जाता है, और फिर आपका यहाँ पे मंडल पंचायत आ जाती है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, और ये बेसिकली आपको इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि पॉपुलेशन वाइज आप बोलते हो कि कहाँ पे 2 टायर रहेगा, कहाँ पे 3 टायर रहेगा। अगर यहाँ पे 20 लाख से कम की पॉपुलेशन है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो यहाँ पे 2 टायर सिस्टम, ठीक है, पंचायत का। अगर उससे थोड़ी ज्यादा है तो यहाँ पे आप बोल सकते हो 3 टायर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों कमिटीज के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा आपका यहाँ पे एल एम सिंघवी कमेटी आई थी, वो भी आपकी पंचायत राज से रिलेटेड ही है। तो ये तो हम यहाँ पे ऑलरेडी करते हुए ही आ रहे हैं। पिछले हमने यहाँ पे जो 2 वीडियोस किए, वहां पे भी हमने यहाँ पे इन सब के बारे में डिस्कशन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि कमीशन और कमेटी, ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है, और केसेस से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे कंपलसरी है कि आपको ये करके जानी है। आप यहाँ पे इजिली इनको स्कोर कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे, क्योंकि जो वही सेम क्वेश्चन आप बोल सकते हो रिपीट भी हो रहे हैं, कुछ एक दो नए यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, तो उनको आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि फिर बाकी आपको पता चल जाएंगे। तो एक ना एक आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा दिखेगा जो आपको यहाँ पे कंपलसरी यहाँ पे आप बोल सकते हो आपको पता होगा उसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नाउ अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल कास्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पैसा बोलते हैं, ठीक है, एक्ट ऑफ 1996। ये बेसिकली आपको यहाँ पे क्या बताता है, ये आपको बताता है यहाँ पे कि जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था, जिसके थ्रू आपने यहाँ पे शेड्यूल भी जोड़ा था यहाँ पे पंचायत से रिलेटेड, अगर आपको यहाँ पे याद हो, और ये आपने किया था यहाँ पे 1992 में, ठीक है। तो उसको बेसिकली यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया था यहाँ पे शेड्यूल एरियाज के लिए। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन। और आपको यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, वैसे तो मैंने पहले भी बताई है, कि आपकी जो यहाँ पे पंचायत होती है, ये आपके कुछ स्टेट्स में यहाँ पे लागू नहीं होती है, ठीक है। वो कौन कौन सी स्टेट्स है, एक है आपकी यहाँ पे नागालैंड। तो नागालैंड में आपका पंचायत से रिलेटेड कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा आपका यहाँ पे मेघालय, ठीक है। और थर्ड एंड लास्ट आपका यहाँ पे जो स्टेट है वो है आपका यहाँ पे मिजोरम। तो तीनों ही आपकी जो स्टेट्स है वो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। तो ये है आपकी यहाँ पे स्टेट्स, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यूटी की, तो यूटी में आपका आ जाता है यहाँ पे दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 आपको यहाँ पे नाम याद रखने, 3 स्टेट्स के और एक आपका यूटी, जहाँ पे आपका जो पंचायती राज सिस्टम है, ये आपका यहाँ पे लागू नहीं होता है, आप या फिर बोल सकते हो ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सारे आपको यहाँ पे नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। नाउ अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि सिक्किम बिकेम एन एसोसिएट स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन थ्रू विच आपका अमेंडमेंट एक्ट। अब देखो यहाँ पे आपको जो वर्ड है जिस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, जो आपके लिए कीवर्ड है, वो है आपका यहाँ पे ये एसोसिएट स्टेट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फुल फ्लेजेड स्टेट की बात नहीं हो रही है। मतलब यहाँ पे जो आपका जब सिक्किम 36 के अंदर कंप्लीट यहाँ पे आप बोल सकते हो इंडिया का एक स्टेट बन गया था, उसकी यहाँ पे बात नहीं हो रही है। यहाँ पे एसोसिएट स्टेट की बात हो रही है। तो वो आपका यहाँ पे आंसर होगा यहाँ पे 35th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन। क्योंकि जो 35th अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें सिक्किम का जो यहाँ पे प्रोक्टरेट स्टेट का जो स्टेटस था, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है। क्योंकि जब यहाँ पे सिक्किम ज्वाइन कर रहा था, ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पे उसकी भी यहाँ पे कुछ शर्तें थी कि पहले वो यहाँ पे बेसिकली देखना चाहते हैं कि क्या यहाँ पे सिचुएशन है वगैरह, यहाँ पे क्या फायदा है उनके लिए भी। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे याद रख सकते हो। तो पहले उनको उनके पास था यहाँ पे प्रोक्टरेट स्टेट का स्टेटस, जो कि 35th में चेंज हो गया था यहाँ पे अमेंडमेंट के बाद एसोसिएट स्टेट में, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। और फिर आपका यहाँ पे एसोसिएट स्टेट से फुल फ्लेजेड स्टेट आपका जो बना था, वो आपका 36th में बना था। तो जनरली आपसे 36th पूछता है, ठीक है। पर यहाँ पे आपको घुमाने के लिए, बेसिकली यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा है, एसोसिएट स्टेट कब बना था सिक्किम, तो वो आपका आंसर आएगा 35th में, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से याद रखना, वापस से बता दे रहा हूँ। पहले आपका ये प्रोक्टरेट स्टेट था, जो आपका यहाँ पे बन गया था एसोसिएट स्टेट, जो कि आपका 35th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बना था। वही आपसे क्वेश्चन पूछा, इसलिए हमारा आंसर 30 आपका यहाँ पे सी ऑप्शन है, 35 अमेंडमेंट एक्ट 1974। पर जनरली आपसे पूछा जाता है कि सिक्किम फुल फ्लेजेड स्टेट कब बन गया था इंडिया का, ठीक है। कंप्लीटली आप बोल सकते हो कि सिक्किम एक स्टेट है इंडिया का, वो कब हुआ था, तो वो आपका हुआ था 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 के बाद, ठीक है।
तो वो जनरली पूछा आपसे जाता है 36 के बारे में, पर यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए 35 पूछा है, एसोसिएट स्टेट कब बना था, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, दोनों थोड़ी अलग चीजें हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपको और भी जो दे रखे हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो जैसे आपको यहाँ पे सेवंथ दे रखा है, ठीक है। तो सेवंथ जो आपको यहाँ पे दे रखा है बेसिकली, तो ये आपको यहाँ पे आपको देखने को मिले थे यहाँ पे कि जो आपके चेंजेस हुए थे, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल वगैरह में, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे ये काम करता है या फिर बात करता है। दूसरी चीज यहाँ पे कि एक कॉमन आपकी हाई कोर्ट हो सकती है दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए, वो भी आपको यहाँ पे सेवेंथ आपके इस पर्टिकुलर आपको अमेंडमेंट में आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। फिर आपका है यहाँ पे डी ऑप्शन जो आपको दे रखा है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट। अब देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट की, तो ये बेसिकली इसने अमेंड किया था यहाँ पे आर्टिकल 3, ठीक है। इसने यहाँ पे क्या अमेंड किया था, इसने अमेंड किया था यहाँ पे आर्टिकल 3। तो ये आपको ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली यहाँ पे, तो हम उसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे। तो आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट को यहाँ पे बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 को बेसिकली यहाँ पे इसने यहाँ पे अमेंड किया था थ्रू फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये छोटी सी पॉइंट बस आपको यहाँ पे याद रखना है, मेन आपका यहाँ पे सिक्किम से रिलेटेड था। तो वो है आपका यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी। नाउ अगले क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हैज इनॉर्मसली स्ट्रेंथेंड द पावर ऑफ द स्पीकर स्लैश चेयरमैन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अब आपको यहाँ पे बताने कि कौन सा आपके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पे पावर बेसिकली यहाँ पे दी गई थी स्पीकर और चेयरमैन को, जो चाहे आपके पार्लियामेंट की बात हो रही हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो रही हो। अब देखो जो आपका यहाँ पे 61 अमेंडमेंट है, तो इसके थ्रू तो यहाँ पे वोटिंग एज को यहाँ पे कम किया गया था यहाँ पे 21 से 18। तो यहाँ पे स्पीकर का इसमें एज सच यहाँ पे कोई उसको पावर नहीं गई दी गई थी यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे आम लोगों को पावर दी गई थी जो यहाँ पे वोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है, पर यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे जो हमसे पूछा जा रहा है उसके हिसाब से ये गलत है, ठीक है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा, पर ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट करेक्ट है इसलिए मैंने पीछे राइट मारा है, पर आंसर नहीं है इसलिए मैंने आगे क्रॉस मारा है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है ये चीज। फिर दूसरा आपसे बोल रहा है एंटी डिफेक्शन प्रोविजन ऑफ 52nd अमेंडमेंट। अब ये हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट है ये बेसिकली यहाँ पे पावर प्रोवाइड करता है आपके स्पीकर और चेयरमैन को, चाहे वो पार्लियामेंट की बात कर रहे हो या फिर हम यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहे हो, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ के यहाँ पे के लिए यहाँ पे एक तरीके से काम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे पता होगा यहाँ पे कि मान लो यहाँ पे कि कोई यहाँ पे वोटिंग होती है, ठीक है, किसी मैटर पे यहाँ पे मान लो कि वोटिंग होती है, एक पॉलिटिकल पार्टी के पास मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि 100 मेंबर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पॉलिटिकल पार्टी है उस पर्टिकुलर मैटर के अगेंस्ट यहाँ पे वोट करना चाहती है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग कि 100 में से जैसे 99 ने अगेंस्ट वोट कर दिया, पर कोई एक इंसान ऐसा है, ठीक है, जो एक इंसान ऐसा है जिसने फॉर में वोट कर दिया दूसरी पार्टी के कहने पे, ठीक है। ये है बी पार्टी और ये है ए पार्टी। ये यहाँ पे फॉर के लिए वोट कर रही थी और ये अगेंस्ट के लिए। तो यहाँ पे कंप्लीटली 100 होना चाहिए था, पर यहाँ पे ये एक इंसान ने बी पार्टी के कहने पे फॉर में यहाँ पे वोट कर दिया। तो अब यहाँ पे इसका क्या होगा, यहाँ पे इसके खिलाफ होगा, यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ यहाँ पे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि क्योंकि यहाँ पे इसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को डिसओबे किया है, ठीक है। क्योंकि उसने उन्होंने तो बोला था यहाँ पे कि आपको इसके अगेंस्ट वोट करना है। क्योंकि एक तरीके से अगर आप समझो तो इलेक्शन में भी अगर वो खड़े हुए हैं, अगर वो जीत के आए हैं यहाँ पे लोकसभा में या राज्यसभा में, तो यहाँ पे वो उन्हीं की पार्टी की वजह से आए हैं, क्योंकि उन्होंने उनको कैंडिडेट बनाया था उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्युएंसी का, है ना। तो अगर उन्होंने उसको डिसोबे किया है पॉलिटिकल पार्टी को, तो यहाँ पे उनके खिलाफ यहाँ पे ये एंटी डिफेक्शन शुरू हो जाएगा। फिर दूसरा यहाँ पे सिनेरियो आ जाता है, जैसे आपके यहाँ पे जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, तो नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं उनको यहाँ पे टाइम दिया जाता है 6 महीने के अंदर, उनको यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर ज्वाइन करनी है तो 6 महीने के अंदर उनको ज्वाइन करनी है। अगर वो उसके बाद करने जाते हैं तो उनके खिलाफ फिर यहाँ पे ये चीज शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे आपकी जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं बस आपको यही समझनी है यहाँ पे। तो इसी की वजह से यहाँ पे आपको पावर दी गई है। यही आपकी बेसिकली एक पावर है स्पीकर और चेयरमैन के पास, ठीक है। तो इसी पावर की यहाँ पे बात की जा रही है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। फिर अगर हम बात करें सी और डी की, तो यहाँ पे सी में आपसे बोल रहा है यहाँ पे कि जो आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो चीज़ें आई थी, उसको 44 ने यहाँ पे हटा दिया था ज़्यादातर चीज़ों को। तो एकदम करेक्ट है यहाँ पे ये भी, क्योंकि इस टाइम पे आपको पता होगा यहाँ पे इमरजेंसी का टाइम था, यहाँ पे 42nd आपका इंदिरा गांधी लाई थी और 44 आपका जो आपके मोनार्जी देसाई थे वो आपके लेकर आए थे। और 44 में तो आपके यहाँ पे और भी चीजें हुई थी, जैसे यहाँ पे रिटर्न आपको यहाँ पे एक तरीके से रिटर्न रिकमेंडेशन देना चाहिए यहाँ पे, अगर आपको प्रेसिडेंट को अगर नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो वो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न रिकमेंडेशन पे ही लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो जैसे पीएम ने बोला
और यहाँ पे प्रेसिडेंट ने लगा दिया, तो अब ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे 44 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो उसमें से एक यहाँ पे ये भी चीज थी कि आपको रिटर्न रिकमेंडेशन देना पड़ेगा कि यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगानी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे माउथ ऑफ वर्ड से बेसिकली बस उन्होंने बोला और उन्होंने यहाँ पे लगा दिया था, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज आई थी। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे आपकी हटाई गई थी, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे पता है कि पहले आपकी यहाँ पे 7 राइट्स थी, जिसमें से एक आपकी हट के फिर आर्टिकल 300 ए में चली गई, ठीक है। जो आपकी यहाँ पे अब फंडामेंटल राइट की जगह अब एक तरीके से आपकी वो लीगल राइट बन गई, ठीक है। फिर डी आपसे बोल रहा है 73rd अमेंडमेंट एक्ट दैट कन्फर्ड एक्सटेंसिव पावर ऑन पंचायत बॉडीज। तो यहाँ पे ये भी आपकी करेक्ट है। आपको पता है यहाँ पे 73rd के थ्रू ही आपका यहाँ पे शेड्यूल भी आया है पंचायत से रिलेटेड। तो यहाँ पे 11th शेड्यूल की हम यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हैं। फिर आपका यहाँ पे 74th के थ्रू आपका म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड आया था। तो ये सब यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे एक भी गलत नहीं है। पर यहाँ पे जो चीज पूछी जा रही है वो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन आपको यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो यही पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे राइट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन। नाउ अगले क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। हमें करेक्ट बताना है और 8th शेड्यूल के रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। तो अगर आप ऑप्शन में देखो तो यहाँ पे देखो तुल्लू जैसा आपका कोई लैंग्वेज नहीं है यहाँ पे जो जिसको यहाँ पे बेसिकली रिकॉग्निशन दिया हो, ठीक है, 8th शेड्यूल के अंदर। और ना ही यहाँ पे भोजपुरी को यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट गलत हो जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। पर इसके अलावा भी मैं आपको यहाँ पे कुछ कुछ चीजें बता दे रहा हूँ, वो यहाँ पे आपको जरूर याद रख लेना है। पहला अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ओरिजिनली यहाँ पे कितनी लैंग्वेजेस थी, ठीक है, जब यहाँ पे अडॉप्ट हुआ था अपना यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार। मतलब पहली बार क्या यहाँ पे जब भी अडॉप्ट हुआ था बेसिकली बिना अमेंडमेंट के साथ, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारे पास लैंग्वेजेस थी यहाँ पे 14 लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ये पहले आपको यहाँ पे याद रखना है। क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास है यहाँ पे 22 लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि प्रेजेंट में हमारे पास कितनी यहाँ पे 22 है। तो ओवरऑल आपकी यहाँ पे 8 लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली आपकी ऐड हुई थी यहाँ पे 21st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और वो कौन सी आपकी लैंग्वेज थी, वो थी आपकी यहाँ पे सिंधी लैंग्वेज, ठीक है। फिर अगली आपकी यहाँ पे ऐड हुई थी 71st के थ्रू। तो 71st के थ्रू आपके यहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेजेस ऐड हुई थी, तो एक थी आपके यहाँ पे कोंकणी, फिर आपकी थी यहाँ पे नेपाली, और नेपाली के साथ आपकी थी यहाँ पे मणिपुरी, ठीक है। तो ये तीन लैंग्वेजेस थी जो आपके यहाँ पे 71 के थ्रू आपके यहाँ पे ऐड हुई थी। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब इसके थ्रू आपके यहाँ पे ऐड हुई थी बोडो, फिर आपकी यहाँ पे हो गई डोगरी, ठीक है। फिर आपकी हो गई यहाँ पे संथली, और संथली के बाद आपकी हो गई यहाँ पे मैथिली, ठीक है, मैथाली मैथिली। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओवरऑल यहाँ पे ये है आपकी 8 लैंग्वेजेस जो आगे जाके आपकी अमेंड हुई है यहाँ पे 8 शेड्यूल के अंदर। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे पता रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन बन चुके हैं, यहाँ पे हमने क्वेश्चन किए भी हैं, अगर आपको यहाँ पे याद हो, ठीक। तो यहाँ पे और हाँ, अब आपको यहाँ पे एक और चीज बतानी है, आपको बताना है कि ये कौन से ईयर में आई थी, क्योंकि ईयर आपसे जनरली पूछ भी सकता है। तो आपको अब ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि 21st आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था वो कौन सी ईयर में आया था, 71st कब आया था और 92nd कब आया था, ठीक है। तो यहाँ पे चलो एक मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये आपका आया था यहाँ पे 2003 में। और चलो यहाँ पे एक काम ही करते हैं, यहाँ पे सभी मैं बता दे रहा हूँ अभी। तो एक है आपका यहाँ पे 1992, और ये वाला आपका यहाँ पे आया है 1967, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, क्योंकि ईयर भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे छोटी छोटी चीजें बताई हैं सब आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू रिफर अ मैटर बैक टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर द रिकमेंडेशन रिकंसिडरेशन वॉज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अमेंडमेंट आपसे बेसिकली पूछ रहा है यहाँ पे कि जो आपके प्रेसिडेंट है, ठीक है, जैसे आपको पता होगा अगर, तो यहाँ पे 42nd जो आपका यहाँ पे आया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो यहाँ पे इसमें बोला गया था कि जो आपके यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, तो वो जो भी बोलेंगे वो बेसिकली एक तरीके से बाइंडिंग पावर है यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की यहाँ पे प्रेसिडेंट के ऊपर, कि उनको यहाँ पे वो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। पर यहाँ पे जो आपका 44th आया है, जो आपका यहाँ पे राइट आंसर भी है इस क्वेश्चन का, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट जो आपका यहाँ पे आया था, तो उसमें बेसिकली यहाँ पे पावर दी गई थी यहाँ पे प्रेसिडेंट को कि यहाँ पे आप यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो वापस यहाँ पे भेज सकते हैं जो भी यहाँ पे वो बिल जो भी यहाँ पे दे रहा है, जो भी आपकी एडवाइस है बेसिकली यहाँ पे मिनिस्टर्स की, तो वो वापस से यहाँ पे उनको बोल सकते हैं रिकंसिडर करने के लिए, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपके 44th अमेंडमेंट एक्ट में यहाँ पे बताई गई है। और जो आपको यहाँ पे देखो 35 तो हम ऑलरेडी अभी डिस्कस ही कर चुके हैं यहाँ पे, जिसपे आपके सिक्किम को प्रोक्टरेट स्टेट से एसोसिएट स्टेट में बनाया गया था।
और 36 में यहाँ पे फिर फुल फ्लेजेड स्टेट यहाँ पे बना दिया गया था, ठीक है। और वो यहाँ पे इंडिया ज्वाइन कर गया था फुल एज अ फुल फ्लेजेड स्टेट 36 के अंदर। एज अ एसोसिएट स्टेट वो आपका 35 के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन दोनों के बीच से कंफ्यूज नहीं होना, उस टाइम भी मैंने बोला था, अभी भी मैं आपसे यहाँ पे बोल रहा हूँ। फिर 42 की अगर हम बात करें तो 42 में हमसे बोला था कि डीपीएसपी ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू आपके यहाँ पे फंडामेंटल आपकी यहाँ पे ड्यूटीज थे, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई थी, ठीक है। ये भी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो प्रियम्बल भी आपका यहाँ पे चेंज हुआ था, ठीक है। चेंज क्या हुआ था, मतलब एक तरीके से यहाँ पे अमेंड हुआ था, और एक ही बार आज तक अमेंड हुआ है आपका यहाँ पे प्रियम्बल, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मत याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये वाला नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज याद रख लेना, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई हैं, ठीक है। एडेड 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, और प्रियम्बल अमेंड हुआ है आपका यहाँ पे, और वो भी सिर्फ यहाँ पे एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक। और उसमें क्या वर्ड ऐड हुए थे, तो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी आपके यहाँ पे ऐड हुए थे, ये तीनों वर्ड्स आपके यहाँ पे ऐड हुए थे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम आगे बात करें, तो आगे आपको दे रखा है यहाँ पे 43rd। अब 43rd बेसिकली यहाँ पे आया था, जो भी आपके एक्ट 42nd के थ्रू यहाँ पे ऐड हुए थे, मतलब आर्टिकल्स वगैरह, उनको हटाने के लिए यहाँ पे 43rd आया था। जैसे आपके कुछ आर्टिकल्स थे यहाँ पे 144A 31D वगैरह ये सब, तो उनको रिपील करने के लिए यहाँ पे, उनको हटाने के लिए आप बोल सकते हो यहाँ पे 43rd को अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पे किया गया था, उनको हटाया गया था, जो भी यहाँ पे 42nd में ऐसे कुछ आर्टिकल्स आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है यहाँ पे 44, जिसपे पावर दी जाती है यहाँ पे प्रेसिडेंट को, यहाँ पे जहाँ पे वो मिनिस्टर्स को वापस से यहाँ पे बोल सकता है बेसिकली किसी भी मैटर पे, कि वापस से आप रिकंसिडर करो इस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नाउ आगे बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड टू द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग की अगर हम बात करें, तो इसको हम लोग यहाँ पे प्लानिंग कमीशन के नाम से भी जानते हैं, साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे इसको थिंक टैंक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं यहाँ पे इसको हेड करते हैं। तो ये तो हमारा यहाँ पे आंसर होना नहीं है, क्योंकि हमसे नॉट पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये इसके मेंबर होते हैं, मेंबर होते हैं, इसलिए मैं पीछे टिक लगा रहा हूँ, ठीक है, याद रखना। और क्योंकि हमारा आंसर ये नहीं है, इसलिए मैं आगे यहाँ पे क्रॉस लगा रहा हूँ, क्योंकि हमसे यहाँ पे नॉट पूछा जा रहा है कि कौन इसका मेंबर नहीं है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा वैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट आपके यहाँ पे मेंबर नहीं होते हैं। फिर यहाँ पे आपको सीएम देखने को मिलेंगे स्टेट्स के, साथ ही साथ यूटी के, जैसे दिल्ली के। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे यूटीज वगैरह के जो भी आपके हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन, प्रेसिडेंट आपके यहाँ पे गवर्निंग बॉडी के बेसिकली आप बोल सकते हो यहाँ पे, इस पर्टिकुलर काउंसिल के आपके यहाँ पे मेंबर नहीं होते हैं, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। फिर बाकी तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड हमने सबसे पहले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे बहुत कुछ डिस्कस भी कर लिया था। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द पंचायत इज नॉट करेक्ट, ठीक है। गलत स्टेटमेंट जो होगा यहाँ पे वो हमारे यहाँ पे आंसर होगा। तो यहाँ पे जो अगर हम बात करें पंचायत से रिलेटेड, तो आपको पता होगा यहाँ पे आर्टिकल है हमारे यहाँ पे 243, ठीक है। उसके बाद आपको देखो पहला स्टेटमेंट आपसे बोल रहा है कि मेंबर ऑफ पंचायत आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द ग्राम सभा, तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमारा ये आंसर नहीं होने वाला है। और ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है 243 आपके यहाँ पे ए में, ठीक है। तो 243 बेसिकली जो ए है ये आपका यहाँ पे बताता है ग्राम सभा के बारे में, ठीक है। यहाँ पे मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये आपका 243 ए में दिया हुआ है। और इलेक्शन की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो इलेक्शन वाला जो है आपका यहाँ पे ये किस पे दिया हुआ है, तो ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है 243 के में, ठीक है। तो इलेक्शन से रिलेटेड आपके यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे पंचायत की वो दी हुई है आर्टिकल 243 के में। और ग्राम सभा से रिलेटेड जो भी आपकी चीजें हैं वो आपकी दी गई है यहाँ पे 243 ए में, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों आपको यहाँ पे आर्टिकल्स याद रखने हैं। दूसरा आपसे बोल रहा था इलेक्शन टू पंचायत आर कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो यहाँ पे ये भी आपका एकदम करेक्ट है, क्योंकि आपको पता है जो यहाँ पे अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये बेसिकली आपके स्टेट वाले जो इलेक्शन इलेक्शन है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर वाले, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे लोकसभा वाले, फिर आपके प्रेसिडेंट, मतलब ये सब जो बड़े बड़े इलेक्शन है वो सब आपका कराता है, ठीक है। बाकी आपके यहाँ पे जो पंचायत है, म्यूनसिपैलिटीज वाले हैं, ये सब आपका यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अच्छा यहाँ पे अगर ये सही हो गया, तो हमारा यहाँ पे ये बी हो जाएगा गलत, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारा ये आंसर नहीं होगा। सी आपसे बोल रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय लॉ ऑथराइज अ पंचायत टू लेवी टैक्सेस। अब देखो यहाँ पे जो गलत दे दिया वो इन्होंने दे दिया यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है, वो आपकी कर सकती है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट। तो इसलिए हमारा यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि आपकी यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। गलत स्टेटमेंट है इसलिए करेक्ट है, क्योंकि हमसे यहाँ पे गलत स्टेटमेंट ही पूछी है, ठीक है। तो यहाँ पे बार बार आपको यहाँ पे ये इसलिए मैं बताता हूँ, जब भी हमसे नॉट पूछा जाता है तो मैं दो तरफ बेसिकली यहाँ पे रॉन्ग और टिक करके चलता हूँ, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे आइडिया लगे कि स्टेटमेंट कौन सी सही है कौन सी गलत है, ठीक है।
फिर अगर हम बात करें यहाँ पे डी ऑप्शन की, तो डी ऑप्शन आपसे बोल रहा है कि एवरी पंचायत कंटिन्यूज फॉर द 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वीनिंग ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। तो यहाँ पे ये भी एकदम आपका यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये सब आपको दे रखा है आर्टिकल 243 ई में, जो कि आपको बताता है यहाँ पे ड्यूरेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे टर्म कितना रहेगा वो। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी आपकी यहाँ पे आंसर नहीं होगा, ये है आपका यहाँ पे, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट है और हमसे यहाँ पे गलत स्टेटमेंट हमसे पूछी थी, तो जो गलत स्टेटमेंट है वही हमारा आंसर होगा, वो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। जो आपको बताया जा रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, लेवी कर सकती है यहाँ पे टैक्सेस को यहाँ पे बोल के पंचायत को, तो वो ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के आपकी यहाँ पे अथॉरिटी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको बस यहाँ पे याद रख लेना है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। और पंचायत यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ पे। अगर आप बात करोगे कोई भी एग्जाम जो आपका यूपीएससी कंडक्ट कराती है, उसमें आपको पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ना अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, दो स्टेटमेंट दे रखी है और इस टाइप से आपके यहाँ पे ऑप्शंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, इन इंडिया मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो जैसा आपको पता होगा कि यहाँ पे जो आपके राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, ये आपके इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। इनडायरेक्टली क्यों होते हैं? क्योंकि इनको जो इलेक्ट कर रहे होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट हुए होते हैं यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर में हम लोगों से। मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल पब्लिक है, बेसिकली जो पब्लिक है, उन्होंने यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर में जिनको भेजा, फिर वो आगे जाके उनको इलेक्ट करते हैं, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इनडायरेक्टली वो इलेक्टेड हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट है कि यहाँ आपके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, वही यहाँ पे इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ राज्यसभा के मेंबर्स, क्योंकि आपके कुछ मेंबर्स आपके नॉमिनेटेड भी होते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट की, सेकंड स्टेटमेंट आपसे बोल रहा है कि मेंबर ऑफ द राज्यसभा इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नीड टू हैव देयर डोमिसाइल इन द कंसर्न स्टेट। अब देखो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, जिसका सबसे बड़ा प्राइम एग्जांपल है यहाँ पे मनमोहन सिंह। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्राइम एग्जांपल है आपका यहाँ पे मनमोहन सिंह जी। ठीक है, तो यहाँ पे मनमोहन सिंह जब यहाँ पे आपके बने थे, तो वो आपके बेसिकली राज्यसभा के मेंबर थे जब वो यहाँ पे पीएम बने थे, और वो यहाँ पे आपके असम से इलेक्ट हुए थे। ठीक है, आप खुद सोच सकते हो कि वो आपके असम के तो है नहीं, यहाँ पे डोमिसाइल उनका असम में नहीं है। डोमिसाइल मतलब हो गया यहाँ पे कि कौन से स्टेट के वो सिटीजन है। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया तो है ही, पर जैसे आप देखते हो ना कि आधार कार्ड में आपका प्रूफ, आप एक बोल सकते हो आपका एड्रेस प्रूफ होता है एक तरीके से, है ना, कि आप इंडिया में रह रहे हो और कहाँ पे रह रहे हो एक तरीके से। तो वो आप यहाँ पे देखते हो कि वो बेसिकली यहाँ पे है दूसरे स्टेट के, पर वो इलेक्ट हुए थे असम से। ठीक है, असम की आपकी कॉन्स्टिट्युएंसी से वो इलेक्ट हुए थे राज्यसभा में, फिर वो आपके यहाँ पे पीएम भी बने थे। तो ये चीजें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो आपके राज्यसभा में मेंबर आपकी स्टेट से हैं, वो आपकी ही स्टेट से इलेक्ट हुए हों। ठीक है, यहाँ पे किसी दूसरी जगह से यहाँ पे आपकी स्टेट वालों ने उनको इलेक्ट किया हो, ये हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, दूसरी आपकी गलत है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। नाउ अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग द लोकसभा एंड द राज्यसभा हेल्ड जॉइंट सिटिंग टू रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस। अब देखो हमेशा याद रखना कि तीन आपकी यहाँ पे सिर्फ जॉइंट सिटिंग हुई है आज तक, जिसमें यहाँ पे तीन बिल आपके यहाँ पे पास हुए हैं, और वो तीनों बिल आपको यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? आपका एक है आपका यहाँ पे डाउरी प्रोविजन बिल, फिर है आपका यहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड आपका यहाँ पे जो है, और तीसरा आपका है यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002। ठीक है, तो ये तीनों बिल आपके हैं जो आपके ज्वाइंट सिटिंग से आपके यहाँ पे पास हुए थे। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन 1 2 3 ओनली। अब हमेशा यहाँ पे याद रखना, जो मैंने जैसा आपको बोला कि सिर्फ तीन ज्वाइंट सिटिंग आपकी हुई है जिसके थ्रू आपके तीन बिल पास हुए हैं, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इसको यहाँ पे बुलाता कौन है, तो वो आपका यहाँ पे बुलाते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग को। आर्टिकल क्या है ज्वाइंट सिटिंग का, तो वो है आपका यहाँ पे 108 आर्टिकल। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। प्रिसाइड आपका यहाँ पे कौन करता है, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं, तो प्रिसाइड आपके करते हैं यहाँ पे स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा के आपके स्पीकर, अगर स्पीकर नहीं प्रेजेंट होंगे तो आपके यहाँ पे डिप्यूटी स्पीकर करेंगे यहाँ पे लोकसभा के। ठीक है, डिप्यूटी स्पीकर लोकसभा। अगर मान लो डिप्यूटी स्पीकर भी नहीं है लोकसभा के, तो आपके यहाँ पे डिप्यूटी चेयरमैन करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट बस आपको यहाँ पे समझना है, क्योंकि आपको जैसे पता होगा कि यहाँ पे जो आपकी राज्यसभा है, तो उसमें जो आपके चेयरमैन होते हैं, ये आपके कौन होते हैं? ये आपके होते हैं यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे जो आपके चेयरमैन बने हैं बेसिकली आपके राज्यसभा के, तो ये आपके मेंबर नहीं होते हैं, है ना, ये आपको पता होगा कि ये आपके मेंबर नहीं होते आपके यहाँ पे राज्यसभा के। जैसे आपका यहाँ पे जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर है, ये तो बेसिकली आपके इलेक्ट ही होते हैं यहाँ पे, जो आपके मेंबर बनते हैं लोकसभा के उनमें से ही।
पर यहाँ पे स्पीकर, अगर हम बात करें चेयरमैन की, तो चेयरमैन जो आपके होते हैं राज्यसभा के, जो होते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट, तो वो आपके मेंबर नहीं होते राज्यसभा के। इसलिए यहाँ पे आप देखोगे कि वो आपके यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऐसी मीटिंग्स में प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उस केस में डिप्यूटी जो चेयरमैन होगा, जो यहाँ पे उसी हाउस का मेंबर है, वो यहाँ पे प्रिसाइड करेगा, अगर यहाँ पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर प्रेजेंट नहीं है लोकसभा का। अगर यहाँ पे स्पीकर प्रेजेंट है तो स्पीकर करेगा, स्पीकर नहीं है उसके बाद अगला यहाँ पे रोल आता है डिप्टी स्पीकर का। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर आपके यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 3 ओनली, ठीक है। नाउ हम चलते हैं अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं 2019 के जो यहाँ पे क्वेश्चंस आए थे उनको। तो अभी तक हमने यहाँ पे 2018 के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब 2019 में जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैक्स वेवर्स आइडियल थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज करेक्ट। अब देखो ब्यूरोक्रेसी आपको जैसे पता है कि एक तरीके का आप बोल सकते हो यहाँ पे कि गवर्नमेंट का सिस्टम होता है जहाँ पे सारे जो डिसीजंस हैं वो बेसिकली आपके स्टेट ऑफिशियल्स लेते हैं, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से समझ लो, इजी वे में समझने के लिए, जो आपके यहाँ पे यूपीएससी सीएससी पेपर निकाल रहे हैं, ठीक है, जो आपकी सिविल सर्विस सर्विस कर रहे हैं, जो सिविल सर्वेंट्स है, उनके बारे में बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है। आप इजी टर्म्स में ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से यहाँ पे कोई स्पेसिफिक क्लास के ऊपर बात नहीं होती है। तो यहाँ पे जैसे आपको दे रखा है कि डोमिनेंट क्लास कैरेक्टर, तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक क्लास कैरेक्टर की यहाँ पे बात नहीं होती है इस पर्टिकुलर चीज में, यहाँ पे इनकी थ्योरी में। तो हमारा पहला तो हो जाएगा यहाँ पे गलत। तो जैसे ही पहला गलत हुआ तो यहाँ पे हमारा ए भी गलत हो जाएगा और सी भी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि हमसे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी जा रही है, ठीक है। फिर दूसरा आपसे बोल रहा है यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे ये आपका एकदम करेक्ट है, तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, और डी आपका यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखो अगर हम बात करें तो इसका जो जर्नल मॉडल है, मतलब यहाँ पे जो इन्होंने थ्योरी दी है, तो यहाँ पे जो इसका पर्टिकुलर का जर्नल मॉडल है वो ऐसा है, इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा आप इफिशियंटली आप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन आप कर सकते हो यहाँ पे टास्क वगैरह का, ठीक है। वो बेसिकली आप इसको ऐसा समझ सकते हो यहाँ पे कि ये आपका आइडियल थ्योरी है कि कितना ज्यादा आप इफिशिएंटली आप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है, टास्क वगैरह का, या फिर मान लो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो उन सब चीजों का। क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी आपकी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें भी जो आपके हेड्स है वो सब बेसिकली आपके यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स ही हैं, जो यहाँ पे यूपीएससी क्लियर करके ही यहाँ पे गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अभी आप यहाँ पे इसको समझ सकते हो इजी वे में समझने के लिए। तो हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो है हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नाउ अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल्स अंडर डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल। अब देखो मनी बिल हमें यहाँ पे पता है 110 आर्टिकल है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, और यहाँ पे ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, और लोकसभा में भी तब होगा जब यहाँ पे प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन मिल जाए, है ना। उसके साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि राज्यसभा में जब यहाँ पे ये लोकसभा के बाद पास होके राज्यसभा में जब ये जाता है, तो जो राज्यसभा है ये इसको अमेंड नहीं कर सकती है, ना ही रिजेक्ट कर सकती है, सिर्फ यहाँ पे रिकमेंडेशन दे सकती है, और उस रिकमेंडेशन को मानना और नहीं मानना वो भी यहाँ पे आपकी लोकसभा के ऊपर है ना। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इनके पास 14 डेज होते हैं राज्यसभा के पास उसके ऊपर डिसीजन लेने के लिए। फिर अगला पॉइंट आपको है यहाँ पे कि प्रेसिडेंट इसको एक्सेप्ट ही कर सकता है, क्योंकि ये जब आया है तो भी आपका प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे ही ये बिल आया है, ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा पॉइंट और एक और यहाँ पे याद रखना है कि मान लो यहाँ पे अगर इसके ऊपर डिबेट चलती है कि यहाँ पे ये क्या बिल आपका मनी बिल है या फिर नहीं है, तो उस केस में वो स्पीकर की यहाँ पे आप बोल सकते हो पावर है कि वो ये डिसाइड कर सकता है कि कौन सा बिल आपका मनी बिल है और कौन सा बिल आपका मनी बिल नहीं है, ठीक है। तो वो स्पीकर की पावर है। फिर इसके अलावा भी हमने यहाँ पे और भी चीजें डिस्कस करी थी। तो अगर आप यहाँ पे देखो आपको सी ऑप्शन जैसे दे रखा है, एनी फाइनेंशियल बिल एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द आर्टिकल 17। अब देखो आर्टिकल 117 तो आपका यहाँ पे फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड है, और ये आपके डिफरेंट टाइप के बिल्स होते हैं। तो हमारा अब हमें यहाँ पे ऑब्वियस सी बात पता चल रही है कि मनी बिल जो आपका 110 आर्टिकल है ये बेसिकली आपके सेपरेट इशू के ऊपर बात कर रहा है, और फाइनेंशियल बिल आपके यहाँ पे 117 में जो आते हैं वो आपके मनी बिल में नहीं आते, वो आपका अलग आता है, सेपरेट आता है। तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अब देखो कौन कौन से यहाँ पे मैटर्स आपके इसके अंदर आते हैं मनी बिल के अंदर। तो देखो पहला आपका आता है यहाँ पे जो टैक्सेस से रिलेटेड कोई भी आपकी चीज है वो सब, ठीक है। मान लो कोई नया टैक्स आ गया या फिर कोई टैक्स हटा दिया, तो वो सारी चीजें आपकी मनी बिल के अंदर आएंगी। दूसरा आपका हो गया यहाँ पे कि जो यहाँ पे गवर्नमेंट उधार लेती है, जैसे आपको पता होगा प्रेजेंट डे में भी 28%, अगर आप देखोगे इंटरिम बजट के हिसाब से अगर आप बात करते हो तो 28% यहाँ पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे उधार लिया है, ठीक है। सबसे ज्यादा अर्निंग यहाँ पे गवर्नमेंट की उधार लेके है, वो भी 28%, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये भी देखो आपका मनी बिल में आएगा, ठीक है। ये भी आपका मैटर जो है मनी बिल वाले में ही आएगा। अगला जो है यहाँ पे कि कंसोलिडेटेड फंड या कंटिजेंसी फंड में से यहाँ पे कुछ आपने खर्च कर दिया, विड्रॉल किया, कुछ भी किया, तो वो सारे मैटर आपके इसी के अंदर आएंगे।
तो वही सब आपको यहाँ पे दे रखा है। अगर आप देखो तो अमेंडमेंट ऑफ लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब मान लो कि टैक्स से रिलेटेड कुछ कर दिया इन्होंने, कि नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, कोई टैक्स हटा दिया, तो वो सब आपके इसके अंदर आएंगे। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के यहाँ पे जो भी पेमेंट वगैरह है वो भी आपकी इसके अंदर आएगी। फिर आपके यहाँ पे अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो आपका ये भी इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो विड्रॉल हो गया, कोई पेमेंट हो गई, अप्रोप्रिएशन हो गया, कंसोलिडेटेड फंड और आपका यहाँ पे कंटिजेंसी फंड, ठीक है, सब आपके यहाँ पे इसी के अंडर आते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे आर्टिकल 117 है जो यहाँ पे फाइनेंशियल बिल को यहाँ पे डिस्क्राइब करता है, जो आपका डिफरेंट टाइप के बिल्स होते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ना अगले क्वेश्चन पे चल रहा है, तो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डीपीएसपी इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो गलत स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे आंसर होगा वही सेम चीज वापस से। तो अगर आप देखते हो तो आपको जैसे पहले बता चुका हूँ, ये आपका यहाँ पे पार्ट 4 आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक, और यहाँ पे ये आपके इन्फोर्सेबल नहीं होते, मतलब आप इसको लेके कोर्ट में आप यहाँ पे केस नहीं लड़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे दे रखा है कि नॉट इन्फोर्सेबल, तो एकदम करेक्ट है। अगला पॉइंट है आपका यहाँ पे कि यहाँ पे जो भी आपके डीपीएसपी वगैरह है, ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे कोई स्टेट है वो लॉज वगैरह या फिर कुछ भी यहाँ पे लगाती है, तो उनको यहाँ पे डीपीएसपी को भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हो यहाँ पे ये आपके पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है स्टेट के लिए, कि इसके ऊपर भी आपको यहाँ पे स्टेट को लॉज लाने पड़ेंगे ताकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों की एक तरीके से हेल्प हो पाए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विलेज पंचायत से रिलेटेड बात की गई है, वेजेस से रिलेटेड बात की गई है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात की गई है। इसके अलावा भी आपके और भी टॉपिक्स है जिनके ऊपर यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे वुमेन से रिलेटेड बात की गई है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके ऊपर यहाँ पे स्टेट काम करता है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है कि यहाँ पे इनको भी यहाँ पे आपको नजरअंदाज नहीं करना है, इनके बारे में भी आपको सोच के चलते हुए आपको यहाँ पे रूल्स बनाने या फिर लॉज बनाने हैं। तो इसलिए आपका यहाँ पे ए ऑप्शन और यहाँ पे आपका बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर रीजन से। अब आपको जो जैसे सी दे रखा है, आपको सी देखो, अगर आप ध्यान से देखो आपको बोला जा रहा है कि डीपीएसपी जो है इसका ज्यादा प्रेसिडेंस होता है फंडामेंटल राइट से, अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट आता है। अब देखो अगर आप खुद यहाँ पे लॉजिक लगाओ, अभी मैंने आपको जैसे बताया कि जो आपका डीपीएसपी होता है ये आपका इन्फोर्सेबल नहीं है ना। और वहीं पे अगर आप फंडामेंटल राइट देखोगे तो वो आपका यहाँ पे इन्फोर्सेबल है एक तरीके से। और ये आपको यहाँ पे समझना है कि इनको लेके आप कोर्ट में लड़ने नहीं जा सकते हो। वही सेम चीज अगर वहां पे अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होती है तो आप कोर्ट में जाके लड़ सकते हो। तो आप खुद सोचो कि क्या आपके डीपीएसपी हायर रहेंगे या फिर फंडामेंटल राइट हायर रहेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है आपके यहाँ पे फंडामेंटल राइट आपके यहाँ पे ज्यादा पावरफुल होते हैं डीपीएसपी से। ठीक है, इसलिए अगर आप देखोगे तो आपका जो यहाँ पे एक एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल 21A है जो आपका बाद में फंडामेंटल राइट के अंदर आया, वो पहले डीपीएसपी के अंदर भी था, फिर वो वापस आपका यहाँ पे फंडामेंटल राइट बना आगे आके। ठीक है, 21A के अंदर, तो राइट टू एजुकेशन जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं, तो वो आपको यहाँ पे क्लियरली बताता है कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट आपका ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू डीपीएसपी। तो इसलिए हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट है वो है आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो ऐसा आपको दे रखा है कि डीपीएसपी आपको बता रखा है उस ऑप्शन में कि डीपीएसपी ज्यादा पावरफुल है आपके फंडामेंटल राइट से। तो ऐसा नहीं है, फंडामेंटल राइट आपके ज्यादा पावरफुल है डीपीएसपी से। ठीक है, पावरफुल इन द सेंस कि हायर प्रेसिडेंस के हैं। अगर इन दोनों के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ है वो हम यहाँ पे मानेंगे। ठीक है, वही यहाँ पे कोर्ट मानेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, यहाँ पे सी ऑप्शन। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखो वापस से आपसे वही डीपीएसपी के ऊपर पूछा है। आपसे बताना है आपको यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर दी फॉर अंडर दी डीपीएसपी, मतलब डीपीएसपी में कौन सा आपका यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं ये नहीं है प्रेजेंट। तो देखो पहला आपको दे रखा है राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, तो ये तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आर्टिकल नंबर 41 में, जो कि आपका यहाँ पे डीपीएसपी के अंदर आता है। ठीक है, तो ये तो एकदम करेक्ट है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि डीपीएसपी के अंदर आ रहा है। हमें यहाँ पे ये बताना है कौन सा नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे यूनियन बोल रहा हूँ यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। तो ये तो हमने यहाँ पे इतनी बार डिस्कस कर लिया, ये है आपका यहाँ पे आर्टिकल 44, तो ये भी आपका डीपीएसपी के अंदर आता है, तो ये भी हमारा यहाँ पे आंसर नहीं होने वाला है। फिर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये भी हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया, ये आपका आर्टिकल 50, तो ये भी आपका डीपीएसपी के अंदर आता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब जो यहाँ पे नहीं आता है वो है आपका यहाँ पे लास्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिकली बोला जा रहा है यहाँ पे कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन दी मैनेजमेंट ऑफ लोकल सेल्फ सर्विसेज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो इन्होंने ये लगा दिया ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, यहाँ पे कहीं पे भी बात की गई है, यहाँ पे आपकी इंडस्ट्री की बेसिकली यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पे बेसिकली जो आपका आर्टिकल 43A है। ठीक है, तो आर्टिकल 43A आपको बताता है कि यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है वर्कर्स का वो आपका होना चाहिए मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में। ठीक है, इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में होना चाहिए, ना कि आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मैनेजमेंट में होना चाहिए।
ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे आपको हो सकता है कि आपने सिर्फ यहाँ पे शुरू-शुरू तक यहाँ पे पढ़ा हो आर्टिकल और आपको लग रहा हो कि यहाँ पे एकदम करेक्ट है, तो करेक्ट नहीं है। यहाँ पे लास्ट वाला पार्ट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की यहाँ पे बात नहीं की गई है यहाँ पे मैनेजमेंट में, यहाँ पे बात की गई है यहाँ पे इंडस्ट्रीज की। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और क्योंकि गलत है इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे यही वाला, क्योंकि हमसे यहाँ पे गलत ऑप्शन ही हमसे पूछा हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। नाउ अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन pertaining to disqualification of member of the parliament and state legislature। तो बेसिकली यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ की यहाँ पे बात हो रही है, जो कि आपका यहाँ पे 10th शेड्यूल में दिया हुआ है। तो अगर हम उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो देखो पहला आपको ऑप्शन बोला जा रहा है यहाँ पे, द शेड्यूल लेज डाउन द इलेक्टेड मेंबर मे बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है, यहाँ पे एंटी डिफेक्शन की यहाँ पे बात हो रही है, एकदम आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर नहीं होने वाले, क्योंकि ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, मतलब करेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट है और आपसे यहाँ पे गलत स्टेटमेंट बोली है क्योंकि नॉट पूछा है आपसे। फिर दूसरा आपसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन डज नॉट अप्लाई इन केसेस ऑफ मर्जर विद अनदर पॉलिटिकल पार्टी। अब देखो ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसके केस में नहीं होता है, यहाँ पे होता है। बस आपको यहाँ पे फर्क क्या यहाँ पे याद रखना है कि अगर 2/3 आपकी पार्टी के मेंबर्स, ठीक है, 2/3 पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स है, अगर वो जाके वो मतलब एक पर्टिकुलर पार्टी को छोड़ते हैं और दूसरी पार्टी के साथ आपके यहाँ पे मर्ज हो जाते हैं, तो उस केस में आपका डिफेक्शन नहीं लगेगा। पर मतलब यहाँ पे जो भी बाकी यहाँ पे कंडीशन है, मान लो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल 100 मेंबर है पार्टी में, जो यहाँ पे आपके लोकसभा में है, उसमें से 5 मेंबर छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में उनके ऊपर लगेगा एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर 2/3 छोड़ के जा रहे हैं और दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर जा रहे हैं, तो यहाँ पे उनको एज सच कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही हमारा बेसिकली आंसर हो जाएगा। सी आपसे बोल रहा है कि केसेस ऑफ डिस्प्यूट आर डिसाइडेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस, तो एकदम करेक्ट है आपका यहाँ पे ये। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। फिर डी आपसे बोल रहा है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द फाइनल आर्बिटर इन केस विच रिमेन्स अनरिजॉल्व। अब देखो ये भी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट है, यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट है, क्योंकि आपका यहाँ पे जब एक बार डिसीजन दे देता है यहाँ पे स्पीकर या चेयरमैन, तो उसके बाद आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ सकते हो। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपकी क्योंकि करेक्ट है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमसे यहाँ पे गलत स्टेटमेंट पूछी थी, वो है आपका यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन। नाउ अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखी है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज व्हिच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इज अ प्रोविजन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है ना, आपसे बोला है कि यहाँ पे कौन से चीज में प्रेजेंट है, तो ये आपका है यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी में, और ये है आपकी यहाँ पे सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी, जिसको हम बेसिकली यहाँ पे 51B में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज एक टाइप से यहाँ पे आपकी सिटीजन्स की ड्यूटी होनी चाहिए, ये बेसिकली आपको यहाँ पे बताया जाता है, जो हमने यहाँ पे रशिया से लिया है, और जैसे डीपीएसपी है वो हमने यहाँ पे आयरलैंड से लिया है। तो यहाँ पे ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर आपके यहाँ पे जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी, तो उनके रिकमेंडेशन पे यहाँ पे आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज बेसिकली यहाँ पे ऐड हुई हैं, और ये आपको पता होगा कि यहाँ पे स्टार्टिंग में 10 ऐड हुई थी, आगे जाके 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आपकी एक और आपकी यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी, जो कि आपकी थी 11th फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड थी। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए, और ये आपकी ऐड हुई थी स्टार्टिंग में 42nd से। तो पहली जो 10 हुई थी ऐड, वो आपकी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई थी, फिर आपकी 11th वाली 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आपकी यहाँ पे ऐड हुई है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ पे समझनी है, और यहाँ पे ये एक तरीके से आपको बताया जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज में कि ये आपकी यहाँ पे सिटीजन की एज अ सिटीजन आपकी यहाँ पे ये सब ड्यूटीज है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, और ये इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, कोर्ट में आप यहाँ पे इनको लेके लड़ नहीं सकते हो। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस आस्क्ड इन द लेजिस्लेचर। अब देखो अगर आपको यहाँ पे पता हो, तो आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन आर होता है, ठीक है, तो क्वेश्चन आर क्या होता है, बेसिकली ये आपका यहाँ पे फर्स्ट आर होता है यहाँ पे हर एक सिटिंग का। ठीक है, एवरी सिटिंग का, मतलब हर एक सिटिंग जब भी आपकी यहाँ पे होती है, उसका पहला जो 1 घंटा होता है वो बेसिकली आपका एक क्वेश्चन आर होता है, जहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपके मिनिस्टर से पूछे जाते हैं, या फिर मिनिस्टर आपका यहाँ पे प्राइवेट मेंबर से भी पूछ सकता है, पर जनरली यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्राइवेट मेंबर्स आपके मिनिस्टर्स से पूछते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पे 3 तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पहला आपका होता है यहाँ पे स्टार्ट क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट क्वेश्चन मतलब इन द सेंस आप समझ लो यहाँ पे जो एस्ट्रिक हम लोग लगाते हैं ना, उस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे स्टार्ट क्वेश्चन मतलब विद एस्ट्रिक। तो यहाँ पे जब भी यहाँ पे जो आपका प्राइवेट मेंबर है, जब भी यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे आपके मिनिस्टर से,
तो वो आपका जो मिनिस्टर है वो बेसिकली यहाँ पे ओरल आंसर दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिनिस्टर होता है वो आपका ओरल आंसर देता है। तो जब यहाँ पे वो ओरल आंसर देगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कि उससे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, मतलब और भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगर उसका ओरल आंसर जो उसने दिया है वो अगर उस पर्टिकुलर मेंबर को या फिर किसी दूसरे मेंबर को पसंद नहीं आता या फिर सही नहीं लगता है, तो उस केस में यहाँ पे और भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। तो अलाउड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। दूसरा आपका होता है यहाँ पे अनस्टार्ड क्वेश्चन, ठीक है। अनस्टार्ड क्वेश्चन, तो इसमें आपका कोई स्टार नहीं होता है स्ट्रिक जैसा। अब यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे जो आपका मिनिस्टर है, ठीक है, वो आपका यहाँ पे रिटर्न आंसर देता है, रिटर्न आंसर देता है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो प्राइवेट मेंबर है ना, वो यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपका स्पीकर डिसाइड करता है यहाँ पे एक तरीके से कि स्टार्ट क्वेश्चन अनस्टार्ट क्वेश्चन है या फिर आपका यहाँ पे शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है। फिर उसके बेसिस पे आपका जो मिनिस्टर है वो उस तरीके से आपके यहाँ पे आंसर देता है। अगर मान लो उन्होंने बोला कि ओरल आपका यहाँ पे स्टार्ट क्वेश्चन है तो मिनिस्टर को ओरल आंसर देना है, अगर अनस्टार्ट क्वेश्चन है तो उनको यहाँ पे रिटर्न आंसर देना है। और इस पर्टिकुलर केस में आपका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड नहीं होते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब यहाँ पे आपके रिटर्न आंसर होंगे तो उस केस में यहाँ पे आप यहाँ पे जो दूसरा मेंबर है वो यहाँ पे अलग से क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर आपका यहाँ पे तीसरा आता है जो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ रखा है, वो है आपका यहाँ पे शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अब ये जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं ये आपके पूछता है यहाँ पे प्राइवेट मेंबर 10 दिन पहले यहाँ पे नोटिस देकर, ठीक है। यहाँ पे 10 डेज यहाँ पे उसको पहले नोटिस देना पड़ेगा, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। प्रायर नोटिस है एक तरीके से, ठीक है। प्रायर नोटिस मिलेगा यहाँ पे उस मिनिस्टर को 10 दिन पहले, और इसमें आपको यहाँ पे उस मिनिस्टर यहाँ पे जो पर्टिकुलर मिनिस्टर है वो आपको ओरल आंसर देगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। यहाँ पे तो कोई यहाँ पे ऐसा कोई डेज का यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस है कि आपको अगर शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन पूछना है तो आपको 10 दिन पहले यहाँ पे उसको नोटिस देना पड़ेगा उस मिनिस्टर को, और फिर वो मिनिस्टर आके आपको ओरल आंसर देगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे देखो, अगर आप पहली स्टेटमेंट पढ़ो कि दीज रिलेट टू मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड कैन बी आस्क्ड फॉर ओरल आंसर एट अ नोटिस लेस देन 10 डेज, तो यहाँ पे एकदम आपका करेक्ट, और जितने भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन है सब बेसिकली आप बोल सकते हो यहाँ पे पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड मैटर्स के लिए ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला आ जाता है, यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आपसे बोल रहा है कि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कैन बी एडमिसिबल इफ द मिनिस्टर कंसर्न एग्रीज टू आंसर टू इट। मतलब यहाँ पे इस तरीके से बोला जा रहा है कि अगर मिनिस्टर ने एडमिट कर लिया या फिर आप बोल सकते हो अलाउ कर लिया, उसने मान लिया कि यहाँ पे हाँ ये आपका एक शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है, तो यहाँ पे वो आंसर दे सकता है, तो हम भी उसको शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन मान सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये होगा गलत स्टेटमेंट। क्यों गलत होगा? जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे ये ड्यूटी होती है आपके स्पीकर की। अगर यहाँ पे आपका मिनिस्टर मान भी लेता है तब भी आपका जो आपका स्पीकर है वो बेसिकली डिसाइड करेगा कि क्या ये आपका शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में आता है ये क्वेश्चन या फिर नहीं आता है, ठीक है। वो उसका मिनिस्टर से लेना देना नहीं है। मिनिस्टर अपना आंसर तैयार भले कर सकता है, पर ये डिसाइड करना कि ये शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है या फिर नहीं है वो आपका स्पीकर का काम है, ठीक है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे दूसरा गलत है। दूसरा जैसे ही गलत होगा आपको यहाँ पे डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे गलत मार्क कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा गलत है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे 1 और 3 हमारा राइट आंसर होगा। तीसरा आपसे बोल रहा है कि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आर आस्क्ड ड्यूरिंग क्वेश्चन आर। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने वही आपको बताया कि क्वेश्चन आर में आपको यहाँ पे 3 तरीके के आपके यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, वही मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इसको यहाँ पे क्वेश्चन आर में ही पूछोगे। और क्वेश्चन आर क्या होता है? पहला 1 घंटा, हर एक सिटिंग का पहला 1 घंटा आपका होता है यहाँ पे क्वेश्चन आर, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1 और 3 ओनली। नाउ अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है द वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल वीवीपैट सिस्टम वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन विच वन। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको बताना है कि कौन से के इलेक्शन में, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन में यहाँ पे वीवीपैट पहली बार यहाँ पे आपका यूज हुआ था। डायरेक्ट आपका स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका यहाँ पे नॉक्सन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ नागालैंड, ठीक है। और यहाँ पे आप ऐसा मान सकते हो ये आपका एक तरीके का बैलेट लेस वोटिंग सिस्टम है, जहाँ पे एक आपको बोल सकते हो यहाँ पे कि वोटर्स को भी फीडबैक एक तरीके से मिलता है। और यहाँ पे दूसरा चीज आपको जो समझना है यहाँ पे कि आप यहाँ पे इलेक्शन फ्रॉड को डिटेक्ट वगैरह कर सकते हो, साथ ही साथ इसको अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। नाउ अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर दी डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो देखो लिबरल डेमोक्रेसी आपकी क्या होती है? आपकी ऐसी डेमोक्रेसी होती है जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो आपकी यहाँ पे इलेक्टेड होती है, ठीक है। इलेक्टेड गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है, वो भी यहाँ पे कंप्लीट फुल रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी आपके लॉज है, उसके साथ आपके यहाँ पे जो गवर्नमेंट इलेक्टेड होती है,
तो ऐसे आपके टाइप की डेमोक्रेसी को हम लोग यहाँ पे लिबरल डेमोक्रेसी हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, पहली चीज आपको यहाँ पे ये पता चल गई। तो अगर आप देखोगे पहला स्टेटमेंट आपको दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन फॉर्मल यूजुअली लीगल एंड रूल्स, तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है, जब यहाँ पे वो बन रही है बेसिकली उसी की यहाँ पे बात हो रही है। फिर दूसरा आपसे बोल रहा है कि गारंटीज ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड इंडिविजुअल राइट्स, तो यहाँ पे ये भी आपका जो स्टेटमेंट है ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पे ऐसी टाइप की आपकी गवर्नमेंट में, ऐसे टाइप की आपकी डेमोक्रेसीज में आपके यहाँ पे जो सिटीजन है उसको कंप्लीटली यहाँ पे गारंटी मिलती है उनकी सिविल लिबर्टी को, साथ ही साथ यहाँ पे उनकी इंडिविजुअल राइट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम आपका यहाँ पे ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और यहाँ पे इसका प्राइम एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो इंडिया भी इसका प्राइम एग्जाम्पल है, साथ ही साथ इंग्लैंड भी इसका यहाँ पे प्राइम एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट की, तो यहाँ पे आपको फ्री आपकी प्रेस यहाँ पे देखने को मिलती है, साथ ही साथ यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये था आपका एक एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। फिर इसके अलावा आपको अगर आप देखोगे नेक्स्ट आपको जैसे दे रखा है इट इन्वेस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी विद पोटेंशियली अनलिमिटेड पावर। अब ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जैसे हमने बोला कि रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे आपकी यहाँ पे क्रिएट होते हैं, तो हर एक गवर्नमेंट का आप बोल सकते हो यहाँ पे कि अनलिमिटेड पावर यहाँ पे इनको नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिमिटेड पावर्स उनके ऊपर मेंशन्ड है बस वही यहाँ पे वो लोग यूज कर सकते हैं, अनलिमिटेड पावर उनको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोनार्कियल नहीं है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर अपना यहाँ पे हो जाएगा 1-2, मतलब यहाँ पे बी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1-2 ओनली। नाउ अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज करेक्ट। ठीक है, इज नॉट करेक्ट बोला है। ठीक है, नॉट हमसे बोला है, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, हमें यहाँ पे नॉट बताना है। तो देखो जो गलत आपका यहाँ पे स्टेटमेंट होगा वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो पहला आपसे बोल रहा है यहाँ पे कि ही शैल हैव द राइट टू स्पीक इन ऑल इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे एकदम आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको जैसे पता होगा कि आपके जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, ठीक है, जिसका आर्टिकल क्या है यहाँ पे, आर्टिकल होता है यहाँ पे इनका 76। ठीक है, तो जो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं ये बेसिकली आपके हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। पहली चीज तो आपको ये पता है। दूसरा यहाँ पे कि ये आपके यहाँ पे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में यहाँ पे ये जा सकते हैं। बस फर्क यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये वोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो जा सकते हैं, अपनी स्पीच दे सकते हैं, जो करना है वो कर सकते हैं, पर यहाँ पे वो वोट नहीं कर सकते क्योंकि वो मेंबर नहीं है उसके। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज पता होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, इसलिए मैं आगे यहाँ पे क्रॉस लगा रहा हूँ, क्योंकि आपकी ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है और हमारा जो आंसर होगा वो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट वाला आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। फिर बी आपसे बोल रहा है कि ही शैल हैव अ राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज। तो ये भी आपका एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो वो सारे यहाँ पे आपके कोर्ट्स में भी जा सकते हैं, कोई भी कोर्ट हो आपका वो सारे कोर्ट्स पे जा सकते हैं, जो जिस भी केसेस को वो देखना चाह रहे हैं वो सारे केस दे सकते हैं। फिर सी आपसे बोल रहा है कि ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज आर रिक्वायर्ड टू बी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट है। फिर डी आपसे बोल रहा है यहाँ पे कि ही इज होल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट। अब ये आपका हो जाएगा यहाँ पे गलत, क्योंकि ये कंप्लीट आप बोल सकते हो यहाँ पे होल टाइम नहीं है, मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, ये आपके टेम्पररी या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे पार्ट टाइम गवर्नमेंट है, मतलब आपके यहाँ पे सर्वेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पार्ट टाइम है एक तरीके से, यहाँ पे ये जो काम करेंगे या फिर ये जो काम कर रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, तो ये जो पोस्ट है एक टाइप से आप बोल सकते हो अटर्नी जनरल की, तो ये आप एक बोल लो यहाँ पे कि परमानेंट नहीं है, ये आपकी यहाँ पे टेम्पररी पोस्ट है। जैसे ही आपके यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होगी ये भी आपके यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज आपको ये भी याद रखनी है कि जब तक कोई भी इंसान जो भी आपके यहाँ पे सिलेक्ट हो रहे हैं अटर्नी जनरल के तौर पे, वो क्रिमिनल केसेस नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो बाकी दूसरे केसेस लड़ सकते हैं अपने लिए, मतलब यहाँ पे किसी दूसरे के लिए अपने अपने यहाँ पे अपनी अथॉरिटी में, पर वो अपने उस टाइम पे जब तक वो यहाँ पे अटर्नी जनरल है तब तक वो यहाँ पे किसी का भी क्रिमिनल केस नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये आपके होते हैं सेंटर में। ठीक है, तो ये आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आपके बोल सकते हो आप यहाँ पे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। ठीक है, तो ये आपके आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे सेंटर में। और स्टेट में भी आपके यहाँ पे एक होते हैं जिनका नाम क्या होता है, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो ये आपके होते हैं यहाँ पे एडवोकेट, एक सेकेंड दो यहाँ पे सही से लिख दे रहा हूँ। तो ये आपके यहाँ पे होते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, इंडिया बोल रहा हूँ, ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट ये आपके होते हैं यहाँ पे स्टेट के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। और इसका अगर हम बात करें इनके आर्टिकल क्या है, इनका आर्टिकल होता है 165। वहीं पे सेंटर के आपके होते हैं यहाँ पे अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिनका आर्टिकल होता है यहाँ पे 76। और दोनों के केस आपको यहाँ पे याद रखने हैं कि दोनों ही अपने टाइम में, मतलब जब तक यहाँ पे वो इस पर्टिकुलर पोस्ट को यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है, तब तक वो यहाँ पे क्रिमिनल केसेस नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैसे हमने बात करी यहाँ पे अटर्नी जनरल यहाँ पे
तो ये आपके यहाँ पे फुल फ्लेजेड आपके यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते, पार्ट टाइम होते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे डी स्टेटमेंट जो आपको दे रखी है गलत स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, क्योंकि नॉट हमसे पूछा था, ठीक है। नाउ अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज कैन नॉट ऑर्गेनाइज लोक अदालत। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा यहाँ पे पंचायत कमेटीज बेसिकली आपकी जो होती है वो लोक अदालत यहाँ पे नहीं कर सकती है। अब देखो यहाँ पे ये जो केस है बेसिकली अगर हम बात करें तो आपने यहाँ पे एक आपका एक्ट आपने सुन रखा होगा, वो होता है आपका यहाँ पे द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, जिसको हम लोग यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में नालसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक ऐसा एक्ट है बेसिकली यहाँ पे जिसका एम होता है कि यहाँ पे हर एक को यहाँ पे जस्टिस प्रोवाइड हो, इररिस्पेक्टिव हो कि यहाँ पे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, या फिर कोई उनको डिसेबिलिटी है या फिर नहीं है, ठीक है। चाहे उनकी कोई भी इकोनॉमिक कंडीशन हो, कोई भी उनको डिसेबिलिटी हो, उनको यहाँ पे जस्टिस प्रोवाइड होना चाहिए, ये बेसिकली इसका यहाँ पे एम है। और इसके यहाँ पे पैटर्न इन चीफ कौन होते हैं, तो वो आपके होते हैं यहाँ पे सीजेआई, ठीक है, यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और यहाँ पे याद रखना कि इसके फंक्शन क्या है, यहाँ पे नालसा का फंक्शन ही है बेसिकली यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना लोक अदालत को, ठीक है। फिर यहाँ पे डिस्प्यूट्स को सेटल करना, साथ ही साथ यहाँ पे फ्रेमवर्क यहाँ पे क्रिएट करना इफेक्टिव तरीके से, आपकी जो भी स्कीम्स वगैरह है उसको यहाँ पे करना। फिर उसके साथ साथ आपका यहाँ पे इंकरेजमेंट करना है यहाँ पे एक तरीके से, जो भी आपके यहाँ पे डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट करने के लिए जो भी निगोशिएशंस हो सकते हैं उन सब का, ठीक है। तो इंकरेजमेंट का भी यहाँ पे इनका ये काम है। फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं तो जो आपको यहाँ पे जैसे बाकी सब दे रखे हैं, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि लोक अदालत बेसिकली आपको यहाँ पे नालसा के अंदर देखने को मिलता है, जो आपका 1987 से शुरू हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये एक तरीके का आप इसको बोल सकते हो यहाँ पे लोक अदालत को एक तरीके की आप इसको अदालत ही समझ सकते हो, जो कि आपके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भी आपकी कर सकती है, तालुक लीगल सर्विसेज कमेटी भी कर सकती है, और साथ ही साथ आपकी यहाँ पे हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी भी कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन तीनों से आपको सीधे सीधे पता चल रहा है यहाँ पे कि ये कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे इससे रिलेटेड है। आपकी जो पंचायत कमेटी है वो आपकी इससे किसी भी तरीके से आपके यहाँ पे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो आपकी कमेटी है वो आपके यहाँ पे लोक अदालत क्रिएट या फिर ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पंचायत कमेटी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे मैच करने को यहाँ पे बोल रखा है, आपको बताने की कौन सा आपके करेक्टली मैच्ड है या फिर नहीं है, ठीक है। तो करेक्टली मैच आपका यहाँ पे आंसर बताना है। तो पहला आपको यहाँ पे दे रखा है स्टेट लिस्ट के अंदर आपका पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन आता है, तो एकदम करेक्ट है आपका यहाँ पे। और स्टेट लिस्ट बेसिकली यहाँ पे अगर आपको पता हो तो ये आप ये सब जो लिस्ट है ये आपकी है यहाँ पे 7 शेड्यूल के अंदर, ठीक है। और जो स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी आपके यहाँ पे आर्टिकल्स है या फिर आर्टिकल्स इन द सेंस जो भी आपके यहाँ पे टॉपिक्स जो है मेंशन्ड है जो भी, तो इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकते हैं। जो यूनियन लिस्ट के अंदर है उनके ऊपर आपके यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकते हो, और जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है उनके उनके ऊपर यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट प्लस आपकी स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही आपके यहाँ पे लॉज बना सकती हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे स्टेट के यहाँ पे और क्या क्या है, जैसे आपके थिएटर्स हो गए, मार्केट से रिलेटेड, लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड, कोई फिशरीज से रिलेटेड, प्रिजन से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, यहाँ पे इन सब के ऊपर यहाँ पे लॉज बना सकती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ये सारे आपके जो मैं अभी अभी मैंने मेंशन की ये भी आपके स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। पब्लिक का ऑर्डर हो गया, कोई आपका यहाँ पे पुलिस हो गया, तो ये सब भी आपके यहाँ पे स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। फिर आपको सेकंड दे रखा है यूनियन लिस्ट, जिसमें आपका सिटीजनशिप है, नेचुरलाइजेशन है एंड एलियंस है, तो यहाँ पे ये भी आपका इसी के अंदर आता है। तो बेसिकली आपका जो सिटीजनशिप से रिलेटेड हो गया कोई चीज, डिफेंस से रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है, करेंसी से रिलेटेड हो गया, या फिर इंश्योरेंस से रिलेटेड है, सेंसेक्स से रिलेटेड हो गया, या फिर इंटर स्टेट ट्रेड से रिलेटेड है, कॉमर्स से रिलेटेड हो गया। तो इन सब के ऊपर आपके जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा हूँ यहाँ पे, जो यूनियन गवर्नमेंट है ये सब आपके लॉज बना सकती है इन सब यहाँ पे चीजों के ऊपर, क्योंकि ये सब आपकी यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट की, तो कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर आपको दे रखा है यहाँ पे लीगल, मेडिकल एंड अदर प्रोफेशंस, तो यहाँ पे एकदम आपका करेक्ट है, ये भी आपका कॉन्करेंट के अंदर आता है। तो इसके अंदर और क्या चीजें आती है, क्रिमिनल लॉज एंड प्रोसीजर आता है। फिर उसका आपके उसके बाद आपके यहाँ पे सिविल प्रोसीजर आता है, मैरिज एंड डाइवोर्स के ऊपर आप लॉज बना सकती है यहाँ पे स्टेट और यूनियन दोनों, क्योंकि कॉर्पोरेट लिस्ट पे जो भी आपके यहाँ पे आते हैं वो सब के ऊपर बेसिकली आपके यहाँ पे यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही आपके यहाँ पे लॉज बना सकते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर आता है इसके अंदर, लेबर वेलफेयर हो गया, ड्रग्स से रिलेटेड कोई यहाँ पे अगर लॉ वगैरह बनाना है, कोई रूल बनाना है, तो वो भी आपके यहाँ पे स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों ही बना सकती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो तीनों ही स्टेटमेंट बेसिकली हमारे यहाँ पे करेक्ट है, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, 1 2 3 तीनों हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन। अब फाइनेंस कमीशन अगर आपको पता हो यहाँ पे, तो इसका आर्टिकल कितना होता है, इसका आर्टिकल होता है यहाँ पे 280, है ना, अगर आपको यहाँ पे याद हो।
और ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब यहाँ पे इसका मेंशन है आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें तो पहला फाइनेंस कमीशन आपका यहाँ पे 1951 में बना था, ये चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट फाइनेंस कमीशन आपका यहाँ पे बना था 1951 में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसके यहाँ पे मेंबर्स से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे अगर हम मेंबर्स की अगर हम देखते हैं तो आपको यहाँ पे 4 मेंबर देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं पहले। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे होता है आपके ऐसे कोई भी मेंबर, या फिर आप बोलो ऐसा कोई भी आपका यहाँ पे जज होना चाहिए यहाँ पे हाई कोर्ट का, ठीक है, जज ऑफ हाई कोर्ट के यहाँ पे होने चाहिए। या फिर आप बोलो ऐसा कोई भी इंसान जो कि जज ऑफ हाई कोर्ट बनने के लिए क्वालिफाई है, ठीक है, अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ पे क्वालिफाई है, ऐसा कोई भी इंसान आपका यहाँ पे इस कमिटी का या फिर इस कमीशन का आपका मेंबर हो सकता है, ठीक है। तो जज ऑफ हाई कोर्ट हो, या फिर आप इसको बोल सकते हो और क्वालिफाइड हो रहा हो यहाँ पे बनने के लिए, ठीक है, क्वालिफाइड हो यहाँ पे अपॉइंट होने के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है एज अ जज, ठीक है, हाई कोर्ट जज। तो अगर आप देखोगे पहला स्टेटमेंट जैसे आपको दे रखा है कि सुप्रीम कोर्ट जज, तो इसलिए आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जज नहीं होगा, यहाँ पे हाई कोर्ट जज होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो समझना है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड आपका यहाँ पे एक ऐसा इंसान होगा जिसको स्पेशलाइज नॉलेज होगी बेसिकली एक तरीके से यहाँ पे फाइनेंस की, अकाउंट्स की, गवर्नमेंट के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट की उसको यहाँ पे नॉलेज होगी, ठीक है, अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट की नॉलेज होगी, साथ ही साथ उसको यहाँ पे फाइनेंस की नॉलेज होगी। तो ऐसे इंसान को हम लोग यहाँ पे अपॉइंट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे पर्सन की बात कर रहा हूँ सेकंड वाले में, ठीक है। ऐसा कोई भी पर्सन जिसको गवर्नमेंट के अकाउंट की नॉलेज हो, साथ ही साथ यहाँ पे फाइनेंस की नॉलेज हो, तो उसको हम यहाँ पे अपॉइंट कर देंगे। तीसरा आपका होता है ऐसा कोई भी इंसान जिसको एक्सपीरियंस है यहाँ पे फाइनेंशियल मैटर्स का, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे थर्ड आपका सेकंड में दे रखा है, तो सेकंड तो हमारा यहाँ पे करेक्ट है। अब देखो पहला गलत हुआ तो हमें यहाँ पे आंसर तो वैसे मिल चुका है, आंसर हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी इंसान जिसको एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, एक्सपीरियंस है किसमें, इन फाइनेंशियल मैटर्स, ठीक है, फाइनेंशियल मैटर्स, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपका यहाँ पे एक और मेंबर होता है जिसको स्पेशल नॉलेज हो इकोनॉमिक्स की, तो उनको हम यहाँ पे अपॉइंट करते हैं। स्पेशल, यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे नॉलेज हो, ठीक है, स्पेशल नॉलेज हो यहाँ पे ऑफ इकोनॉमिक्स, और वो आपको यहाँ पे दिख रहा है थर्ड ऑप्शन में। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, इसलिए हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 एंड 3 हो जाएगा, और ये आपके मेंबर्स होते हैं, ठीक है, 4 मेंबर्स होते हैं। ये चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। तो चेयरमैन प्लस आपके 4 मेंबर मतलब टोटल 5 मेंबर की आपकी बॉडी हो गई, 5 साल का इसका टर्म होता है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये आपकी एडवाइजरी बॉडी होती है, मतलब यहाँ पे ये बस एडवाइस दे सकती है, ये जो बोलेगी वो होना कंपलसरी नहीं है, ये बस एज अ एडवाइस काम करती है, ठीक है, बस एडवाइस देने के लिए यहाँ पे ये काम करती है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एडवाइजरी बॉडी है बस ये, ठीक है, एडवाइजरी बॉडी है। और यहाँ पे ये होगा यहाँ पे मेंबर्स, ठीक है, मेंबर्स के साथ आपको पता है यहाँ पे एक होगा यहाँ पे इनके साथ चेयरमैन भी। तो चेयरमैन प्लस यहाँ पे 4 मेंबर्स की यहाँ पे ये बॉडी होती है, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे पता चल गया, राइट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन 2 एंड 3। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेंट्रल फीचर ऑफ पॉलीआर्की। तो देखो पॉलीआर्की बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे मल्टीपल लोगों के पास पावर होती है, ठीक है, मतलब यहाँ पे मल्टीपल लोग बेसिकली यहाँ पे एज अ ऑफिशियल इलेक्ट होते हैं। तो ऐसे यहाँ पे गवर्नमेंट को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं पॉलीआर्की गवर्नमेंट, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सिंपल टर्म्स में बात करें तो यहाँ पे आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है, पहली चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो यहाँ पे मैं लिख लिख के चलता हूँ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एडल्ट सफरेज आपको देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे राइट टू वोट रहेगा बेसिकली यहाँ पे हर एक के हाथ में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके साथ साथ यहाँ पे राइट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे फ्रीडम का मतलब यहाँ पे राइट टू स्पीच, ठीक है, यहाँ पे राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लास्ट वाला जैसे आपको दे रखा है देयर इज फ्री एक्सप्रेशन एंड अ राइट टू क्रिटिसाइज एंड प्रोटेस्ट, तो यहाँ पे एकदम इसका फीचर है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें ऐसा फीचर बताना है जो इसका फीचर नहीं है। मतलब यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखी है हमें ऐसी स्टेटमेंट बतानी है जो यहाँ पे पॉलीआर्की का एक फीचर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो इसका फीचर है। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है प्रैक्टिकली और एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट, तो यहाँ पे ये भी एकदम करेक्ट है। फिर ए आपसे बोल रहा है गवर्नमेंट इन दी हैंड्स ऑफ इलेक्टेड ऑफिशियल, तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है, अभी मैंने आपको शुरू में यही चीज बताई है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है एक स्टेटमेंट आपकी बची है, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपकी गलत है इस क्वेश्चन के हिसाब से, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको अगर आप ध्यान से देखो तो बाकी सब स्टेटमेंट में आपको राइट दी गई है, ठीक है, पर यहाँ पे बी ऑप्शन में बोल रहा है कि आप
ऑफिस के लिए आप यहाँ पे आप मान लो कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो, मतलब राइट टू रन फॉर ऑफिस आपके लिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब कुछ ही लोग के यहाँ पे लड़ सकते हैं, या फिर मान लो यहाँ पे एक तरीके से कि जो यहाँ पे एक बार बन गया फिर उसका बेटा बना, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कंप्लीट यहाँ पे राइट्स होती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है यहाँ पे, जिसको भी आप जिताओगे वही बेसिकली यहाँ पे आपके लिए लॉज वगैरह वो सब बनाएंगे, यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स आपके रहेंगे, इलेक्टेड ऑफिशियल्स रहेंगे। प्रोटेस्ट आप कर सकते हो, क्रिटिसाइज आप कर सकते हो, फ्री आप बोल सकते हो, आप यहाँ पे राइट टू स्पीच है, राइट टू एक्सप्रेशन है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे जो राइट टू रन फॉर ऑफिस रहेगा ये भी आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसलिए यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, हमें जो क्वेश्चन दे रखा था उसके हिसाब से, इसलिए हमें यहाँ पे गलत स्टेटमेंट ही हमारे यहाँ पे आंसर होगा, क्योंकि हमसे यहाँ पे नॉट पूछा है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। सो नाउ हमने यहाँ पे जितने भी हमारे यहाँ पे 2018 और 19 में जो क्वेश्चन आए थे सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेना, ये पीडीएफ आपको यहाँ पे टेलीग्राम में ही देखने को मिल जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना जितना ज्यादा हो सकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी सजेशन होता है तो कमेंट डाउन जरूर आप कर देना, या फिर कोई भी डाउट होता है तो भी आप यहाँ पे जरूर कमेंट डाउन कर देना, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में आपको जरूर बोलूंगा यहाँ पे कि आप सीएपीएफ के अगर आपने बाकी पार्ट्स नहीं देख रखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और आई बटन पे दे रखा है, वहां जाके आप देख सकते हो सारे वीडियोस जो है यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के जो भी हमने अभी तक कवर किए हैं, क्योंकि आपका पॉलिटी अब यहाँ पे लास्ट बचा है बेसिकली, यहाँ पे अब हमने यहाँ पे बाकी सारे सब्जेक्ट कवर कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। सारी वीडियोस आप 1.5x पे आप देख सकते हो अपने हिसाब से जैसे भी देखना है, या फिर आप पीडीएफ के थ्रू भी आप रिवाइज कर सकते हो, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।